पारांग, एक शाम्बू कल एक पैथोलॉजी स्पेस में, डायग्नोस्टिक स्पेस में डील भी आई है, और वो है डॉक्टर लाल पैथलैब ने। बॉम्बे में तो काफी सबर्बन के डायग्नोस्टिक्स हैं और सबने ही अपने RT-PCR टेस्ट कराए हैं वहां से, लेकिन खास बात इस डील की ये आ रही है कि इन्होंने 19 टाइम FY22 अर्निंग्स पे ये डील की है, जबकि डॉक्टर पैथलैब खुद 40 टाइम प्लस ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे मार्केट में जब बहुत जबरदस्त प्रीमियम बाजार एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को दे रहा है, डॉक्टर पैथलैब का मैनेजमेंट हैज मैनेज्ड टू क्लोज अ डील ऑफ अट्रैक्टिव एसेट एट सीमिंगली फेयर वैल्यूएशंस। तो आपको क्या लगता है बाजार डॉक्टर पैथलैब को कैसे ट्रीट करेगा इस एक्विजिशन के बाद? तो इसके पहले थायरोकेयर में भी ऐसी कुछ खबरें आई थी, या इससे मिली जुली खबरें थी स्टेक सेल को लेकर के, या फिर बाकी अन्य जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुए थे। तो पहले तो हम एक डिस्क्लोजर ब्लैंकेट देना चाहेंगे कि पिछले साल मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरुआत में 2020 में जब यह महामारी, जो कि एक अनचाही भेंट थी चाइना से, पूरे विश्व भर को दी गई, तब हमने फार्मा सेक्टर और डायग्नोसिस सेक्टर के ऊपर इस स्तर के आधार पर निवेश के लिए कवायद की थी लंबी अवधि के लिए कि इस महामारी को चलते इनकी जो कुंडली है वो बेहतर तरीके से परिवर्तन हो सकती है। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर, ये 3 कंपनियों पर हमने खरीदारी की राय दी थी। अब ये डील को लेकर के, क्योंकि खबरें हैं, इसको लेकर के यहाँ पर हरकत आ सकती है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। और जो मूल्यांकन की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब तक बाजार को लगता है कि किसी एक क्षेत्र का जो योगदान है वो बेहतर तरीके से बढ़ता जाएगा और उससे आमदनी जो है वो बेहतर होती जाएगी, तो वैल्यूएशंस में आपको प्रीमियम बिल्कुल दिखाई देंगे। और अक्सर जब आप बाजार में जाते हैं अजय, तो अच्छी चीज लेने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आपको फैक्ट्री सेकंड सेल में जाना है तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब एक बार टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं, आज टेक्निकल कॉल्स भी ले लेते हैं। क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग कॉल्स? आज राजेश पालविया भी जुड़ गए हमसे। मॉर्निंग राजेश, क्या होंगे आज आपकी ट्रेड कॉल्स? मॉर्निंग प्रियंका, मॉर्निंग जी, एवरीवन। सो आज की जो ट्रेडिंग कॉल रहेगी, पहला स्टॉक होगा ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें अशोक लीलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सेशन में देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिली, अगर हम इसका पिछले एक वीक का भी सेटअप देखें तो जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी अशोक लीलैंड में, अगर हम सेटअप के हिसाब से देखें तो 135-134 के आसपास स्टॉक ने काफी अच्छा बेस बनाया और सारी सेलिंग प्रेशर वहां पे एब्जॉर्ब करते हुए दिखा, तो काफी स्टेबल था ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट भी। और अब ये सीरीज के आखिरी पड़ाव पे आते हुए स्टॉक में जिस तरीके से अब रिकवरी बन रही है, हमें लगता है अशोक लीलैंड को यहां से बाय करना चाहिए। 155 तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द ये स्टॉक में देखने को मिलेगी। 138 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल पैक से, और उसमें हम टाटा स्टील पे यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। मेटल पैक में काफी अच्छी रिकवरी कल स्पेशली सेकंड हाफ में देखने को मिली, और अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो जो मार्केट में गिरावट थी वो अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास से टाटा स्टील ने एक बेस बनाया और वहां से बाउंस बनाया। हमें लगता है टाटा स्टील को यहां से बाय करना चाहिए। 1400 1420 तक की अपसाइड हमें लगता है टाटा स्टील में आते हुए दिख सकती है। 1315 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील बाय करने की सलाह रहेगी। और जो तीसरा स्टॉक है वो है OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल। ये स्टॉक पे देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके जिस तरीके से कल बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में देखने को मिला है, हमें लगता है कि अब ये रोल ओवर एक्टिविटी के चलते जिस तरीके से इसमें एक्शन कल भी बना है, हमें लगता है आज भी कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है। 4740 तक की अपसाइड हम OFSS में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से 4460 ये स्टॉप लॉस रखें और OFSS में भी बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। और हिमांशु, आप भी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दें। जी प्रियंका, तो मोर और लेस जो थीम्स हैं वो सिमिलर हैं। जिन थीम्स के बारे में राजेश जी ने भी बात करी, पहला स्टॉक जो मुझे यहाँ पर पसंद है वो है कैश सेगमेंट का एक स्टॉक है एप्टेक। प्रियंका, यहाँ पर बहुत ही शानदार कल वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने लगभग 4 वीक्स का एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, और जिस जगह पर ये ब्रेकआउट आया है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर न केवल आज के लिए बल्कि शॉर्ट टर्म की नजर से भी आप इस स्टॉक में खरीदारी का व्यू बना सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर 370 रुपए तक के टारगेट्स आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 332 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एप्टेक में खरीदारी की सलाह रहेगी।
दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पर पसंद है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही है, टू व्हीलर स्पेस टीवीएस मोटर्स। तो कल के सेशन में हमने यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी होते हुए देखी, बाइंग का मोमेंटम बनते हुए देखा, और कॉल राइटर्स की तरफ से जिस तरह की अनवाइंडिंग एक्टिविटी यहाँ पर होते हुए देखी है, मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी टीवीएस मोटर्स में एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। तो 650 रुपए के टारगेट्स के लिए टीवीएस मोटर्स आज के लिए मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी, और यहाँ पर 618 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। और फाइनली जो तीसरा रिकमेंडेशन मुझे पसंद है वो मेटल स्टील स्टॉक से ही है। स्टॉक है सेल। स्टील अथॉरिटी की अगर बात करें प्रियंका, तो यहाँ पर ये स्टॉक अपनी सपोर्ट जोन से कल के सेशन में एक अच्छा रिबाउंड दिखाने में कामयाब रहा, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये इंटरमीडिएट टर्म सपोर्ट के आसपास से कंसोलिडेशन दिखाकर जिस तरह से कल के दिन में यहाँ पर मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आया है, आज यहाँ पर फर्दर गेन्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्टील में हमने देखा कि कल किस तरह की बाइंग खरीदारी देखने को मिली थी, आज के सेशन में भी वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। तो सेल में यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है 125 रुपए के टारगेट्स के लिए, और 118 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। राइट जेंटलमैन, रुकिए हमारे साथ। गौरांग प्लीज हमारे साथ स्टे करिएगा, आपका हमें व्यू चाहिए आईआरबी पे। आईआरबी में नंबर्स के साथ साथ एक बड़ी डील भी आई है, उनकी कमेंट्री को आपके साथ एनालाइज करेंगे। और देखिए मिस्टर महेश्कर हमारे साथ जुड़ भी गए। मिस्टर महेश्कर, गुड मॉर्निंग। पहले ये बताइए कि ये जो आपकी ऑर्डर बुक है इस समय इस क्वार्टर में कितनी बड़ी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एनएचआई से और रोड कंस्ट्रक्शन साइड पे जबरदस्त ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपकी कंपनी ने कितना कैप्चर किया उसको? में हमने लगभग 1000 करोड़ का एक नया ऑर्डर तमिलनाडु में जीता है। एनएचआई का हैम प्रोजेक्ट है, और आगे विजिबिलिटी जो दिख रही है वो काफी अच्छी दिख रही है। लगभग 4-5 बीओटी प्रोजेक्ट्स आर अप फॉर बिडिंग, प्लस कुछ टीओटी प्रोजेक्ट्स भी है, और काफी सारे हैम प्रोजेक्ट्स भी अगले 6 महीने में बिडिंग होने की संभावना है। चलिए सेकंड पॉइंट करते हैं, जो बड़ी डील इनफैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी डील इंफ्रा और रोड सेक्टर में लास्ट कब आई थी, जो आपने अनाउंस की है फंड रेजिंग। सम ऑफ द बेस्ट नेम्स जीआईसी, सिट्रस, वो दोनों आपकी कंपनी में स्टेक ले रहे हैं। स्टॉक काफी एक्साइटेड था लास्ट कुछ दिनों से, लेकिन आप हमें इस डील के बारे में और फंड रेजिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, और फ्यूचर में क्या होने वाला है कंपनी में फंड रेजिंग से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्थिति अब सामान्य होती जा रही है और ग्रोथ की विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है, तो हमारा एक ऐसा रुझान था कि भाई हमें हमारी 2 चीजों को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करना है। वो था होल्डिंग कंपनी का डेट कम करना, और साथ ही साथ इन नए अपॉर्चुनिटीज को टेकअप करने के लिए ग्रोथ कैपिटल मुहैया करना। तो इन 2 चीजों को नजर में रख के हमने ये फंड रेज किया है, जिसमें 2 बहुत ही मार्की इन्वेस्टर्स ने प्रेफरेंशियल ऑफर में पार्टिसिपेट किया है इंडिपेंडेंटली, और इनको जो है वो हम इक्विटी शेयर्स अलॉट करेंगे, जिसके तहत लगभग 5347 करोड़ रुपए का फंड हम लोग रेज कर पाएंगे। और इसमें से लगभग 3500 करोड़ रुपए हम होल्डिंग कंपनी की डेट कम करने के लिए उसे यूटिलाइज करेंगे, और बाकी 1500 करोड़ रुपया जो है वो हमें नए प्रोजेक्ट्स में इक्विटी के तरीके से मीट करने के काम आएगा। अगर हम 1500 करोड़ के फ्रेश ग्रोथ कैपिटल की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक के नए प्रोजेक्ट्स कंपनी की लेने की क्षमता इस वजह से बढ़ जाएगी। राइट साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिस्टर वीरेंद्र, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं, यानी कहाँ कहाँ ये फंड एलोकेशन होगी, किस तरह का आउटलुक रहेगा पूरे साल का? यूजुअली नहीं देते, बट जहां तक प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात है, जो 2 प्रोजेक्ट्स इस वक्त बहुत एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन में है, जो कि किशनगढ़ गुलाबपुरा और हापुड़ से मुरादाबाद, उन दोनों प्रोजेक्ट्स को इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने का हमारा पूर्ण प्रयत्न रहेगा। मिस्टर महेश्कर, ईटी न्यूज़ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग हमारे साथ हैं। गौरांग, आपने कमेंट्री सुनी, 2 वर्ड जो स्टैंड आउट करे वो है डेट रिडक्शन और मार्की प्लेयर्स का स्टेक लेना कंपनी में। लेकिन मैं अपने डायरेक्टर साहब से बोलूंगा, जरा 2 महीने का ग्राफ या 1 महीने का ग्राफ लेके आए
300 रुपए को ऑलरेडी टच कर रहा है, थोड़ी पॉजिटिवनेस शायद इन द प्राइस हो गई होगी। गौरांग, आपका रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे क्या व्यू है, जिस तरह से मार्की नेम्स आ रहे हैं स्पेशली आईआरबी में? तो पहले तो सरकार की जो योजना है और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी डबल हो गया यार। भारत निर्माण को लेकर के और जो ढांचा है उसको दुरुस्त करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए और नए ढांचे खड़े करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं दाहिना हाथ सोचता कुछ और था और बायां हाथ करता कुछ और था, और दिमाग कुछ और ही अलग विपरीत सोचता था। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी कठिनाई थी निर्माण क्षेत्र को लेकर के, और अगर आपको आपकी विकास दर डबल डिजिट की तरफ लेके जानी है और सक्षम रूप से वहां पर बना करके रखनी है और आगे बढ़ना है, तो जाहिर है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में उसको दुरुस्त करना पड़ेगा और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना पड़ेगा। और जो भारतमाला परियोजना है उसके तहत भी अगर आप देखने जाए तो एक्सप्रेसवेज, रोडवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, सागरमाला परियोजना में पोर्टवेज की बात करी है, कनेक्टिविटी की बात करी है, और जिस प्रकार से आने वाले सालों में नए एयरपोर्ट्स खुलेंगे उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि इन सब कंपनियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। खाली दिक्कत यह है कि इस क्षेत्र में काफी कमजोर बैलेंस शीट्स भी हैं अजय, और उसके मूल्यांकन को देख करके छोटे निवेशक अक्सर आकर्षित हो जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। हमें पसंद है ये क्षेत्र और हमारी 3 कंपनियां हैं। आईआरबी पर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज है नहीं, लेकिन ये बहुत ही बड़े और नीश और मार्की नेम्स जो यहाँ पर आना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, उससे लेकर के मेरे ख्याल से परिस्थिति सकारात्मक हो सकती। लेकिन जो कंपनियां हमें पसंद है इस क्षेत्र में वो है एल&टी, क्योंकि एल&टी के पास एक तो एल&टी डाइवर्सिफाइड कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार भी इनके पास। इसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शंस और पीएनसी इंफ्रा ये पसंद है हमें। और एक चीज कहना चाहूंगा कि निवेशकों को ऐसी 2-3 बारीक चीजों पे देखना है। एक तो ऑर्डर बुक कितनी है, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए क्षमता कितना है, एक्सपीरियंस कितनी है, मैन पावर कितनी है, मैन एंड मशीनरी कितना है, और बैलेंस शीट में डेट यानी कि लेवरेज क्या है। अगर ये परिस्थितियां आपको सकारात्मक से संदेश देते हैं तो आपको निश्चित होकर के लंबी अवधि के लिए इन 3 कंपनियों में निवेश करना चाहिए। गौरांग हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में जाते जाते देखिए एसजीएक्स निफ्टी जो 50 पॉइंट नीचे था वो 30 पॉइंट नजर आ रहा है। विकास खेमानी को भी सुन लीजिए, वो स्पेशली मार्केट के बारे में क्या कह रहे थे। कि अगला बड़ा थीम जैसा मैंने थोड़ा सा टच पॉइंट भी किया है कि अगला स्पेशली फ्रॉम 12 मंथ पर्सपेक्टिव अगला बड़ा थीम क्रेडिट होगा, क्योंकि अभी, और ये पार्टली आप इसको ओपन अप थीम भी बोल सकते हैं जो अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट का नेचुरल ग्रोथ आना जरूरी है और होगा ही, क्योंकि अभी तक क्रेडिट काफी सबड्यूड रही है। स्पेशली लॉकडाउन का उस पर फर्क पड़ता है, चाहे वो एसएमई सेगमेंट देख ले, ऑटोमोबाइल का सेगमेंट देख ले, कोई भी सेगमेंट देख ले आप, जिसमें जो क्रेडिट ग्रोथ की जो दर है वो काफी कम रही है। मार्केट प्री ओपन में 2 मिनट रह गए, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में ठीक ठाक सुधार देखने को मिला है। जो 50 पॉइंट एक बार दिखा रहा था नीचे, वो 30 पॉइंट रह गया है। हिमांशु, राजेश और गौरांग हमारे साथ हैं। गौरांग, कल शाम को पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी का भी आईपीओ की डिटेल्स आ गए। आपके यहाँ जियोजित में किस तरह की इंक्वायरीज हो रही हैं पॉलिसी बाजार और नायका को लेके? काफी बड़ी नामचीन कंपनीज हैं, अपने अपने एरिया में काफी अच्छा कर रही हैं, क्या राय है? विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक आईपीओ नोट पर काम चल रहा है। जब तक ये लोगों के पास नहीं जाता तब तक मैं आगे बढ़ के टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जोमैटो का जब आईपीओ आया था और तब से लेकर के आज की तारीख तक और आने वाले भविष्य में मुझे ये लग रहा है कि नए युग के नए प्रकार के जो प्राणी आ रहे हैं बाजार में, आपको मूल्यांकन को लेकर के बहुत असमंजस परिस्थिति होगी, क्योंकि काफी लोगों के अलग अलग मापदंड होते हैं इस प्रकार के कंपनियों का मूल्यांकन करना। लेकिन अगर आप ये जो न्यू नॉर्मल के तहत पिछले 18 महीने से हम जी रहे हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार से
भारत देश में जो जनसंख्या है उसकी युवा पीढ़ी 35% के आसपास और आने वाले समय में और बढ़ती है। तो इस युवा पीढ़ी का हमेशा नई चीजें आजमाने का और इस्तेमाल करने का एक चस्का रहता है इनको, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो न्यू नॉर्मल के तहत जो भी इस प्रकार की कंपनियां आएगी वो अगर सक्षम है, उनके पास मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है और आईपीओ का मूल्यांकन अगर ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ न खींच करके टेबल पर निवेशकों के लिए कुछ छोड़ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आकर्षण रह सकता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से आईपीओ आए अजय, लोग ये सोच रहे थे कि शायद सेकेंडरी मार्केट में से पैसा निकल करके प्राइमरी मार्केट में जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम सर्वोच्च स्तर पर खड़े हैं और आईपीओ की जो भरमार थी वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर के भी आंकड़े हमारे और आपके सामने हैं। तो जो नकदी की किल्लत की लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, नकदी काफी है। और अगर आईपीओ बेहतर रहा, मूल्यांकन को लेकर के कोई ज्यादा ऊपर की तरफ के दायरे नहीं खींचे, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सकारात्मक रूप से लोग यहाँ पर निवेश करेंगे। मैं निवेशकों की बात कर रहा हूँ, लिस्टिंग गेन्स के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ। और जैसे मैंने जिक्र किया कि अभी काम चल रहा है, मेरे ख्याल से आज दोपहर या देर शाम तक एक नोट आ जानी चाहिए हमारी तरफ से। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और अब देखिए एक बार मार्केट्स प्री ओपन में देख लेते हैं किस तरह का सेटअप दिख रहा है। अगर आप देखें तो जो इनिशियल गिरावट आपको दिख रही थी वो अब थोड़ी सी बढ़ती हुई सेटल होने की कोशिश कर रहा है। 18,230 के पास 230 के आसपास दिख रहा है बाजार। लगभग 30 to 40 और पॉइंट्स की आपको यहाँ पर गिरावट की इंडिकेशन आ रही है। और किस निफ्टी के कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है? दबाव यहां से बन रहा है एचडीएफसी बैंक से, और इसी के ऑपोजिट एक्सिस बैंक आपको तेज दिख रहा है। लगभग 4% इंडिकेटिव टिक्स में आपको यहाँ तेज दिख रहा है। और आईटीसी आपको दिख रहा है यहाँ पर 2.5% और एचसीएल टेक में आपको 2.5% का तेजी दिख रही है। बजाज फाइनेंस इंटरेस्टिंग है, देखिए 2% तेजी यहाँ दिखाई दे रही है बजाज फाइनेंस के, क्योंकि कल नंबर्स आए और यहाँ पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के इन लाइन थे, अच्छे रिजल्ट्स माने जा रहे हैं। देखना होगा यहाँ किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है। फिलहाल 8,000 के आसपास दिख रहा है बजाज फाइनेंस। इसी तरह से अगर आप देखें दूसरे कुछ काउंटर्स जहां पर आपको विप्रो और नेस्ले यहाँ पर भी थोड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। नेस्ले फिलहाल लाल होता हुआ, तो ये कुल मिला के सेटअप दिखाई दे रहा है अभी प्री ओपन में। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स हम 9-7 के बाद कंसिडर करेंगे कि वहां किस तरह के टिक्स निकल कर आते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी आज थोड़ा दबाव के साथ कारोबार करता हुआ, और अभी फिलहाल हमें इंडिकेटिव टिक्स में भी थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। चलिए वेरी क्विकली एक बार एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। और हिमांशु, कैसा दिख रहा है ट्रेड सेटअप प्री ओपन को अगर देखते हैं तो? प्रियंका, आई थिंक इन लाइंस है, माइल्ड नेगेटिव। मुझे लगता है ओपनिंग अच्छी बात है। यहाँ पर आपको अगर गैप अप होता तो शायद मुश्किल होता चेज करना। थोड़ी सी माइल्ड नेगेटिव ओपनिंग इज गुड। आई थिंक जहां यहाँ पर एटलीस्ट आज के लिए फर्स्ट हाफ के लिए रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है कि फेवरेबल बनता हुआ नजर आएगा। और मोर इम्पोर्टेंटली हमें प्रियंका वॉच आउट ये करना है कि 18,200 के ऊपर अगर हम जब तक बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये खरीदारी का अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि 18,200 मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बेस बनने की कोशिश कर रहा है इस एक्सपायरी से पहले। तो अगर उसके इस थोड़ी सी माइल्ड ओपनिंग के बाद वहां से खरीदारी देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको एक अच्छा स्विंग लगभग 80 से 100 पॉइंट का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इस बीच अगर आईआरबी इंफ्रा को आप देखें तो वहां 10% का अप मूव दिख रहा है प्री मार्केट में। यहाँ पर हिमांशु क्या करेंगे? आईआरबी इंफ्रा दोनों तरह के न्यूज है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि डील कम वैल्यूएशन पे हुई है, एक्सपेक्टेशन से कम हुई है वैल्यूएशन, और साथ ही फंड रेज हुए हैं, तो ऑफकोर्स कंपनी के पास एक बेटर प्रोस्पेक्ट होंगे फंड एलोकेट करने के। कैसे देख रहे हैं आईआरबी इंफ्रा का ट्रेड सेटअप? देखिए यहाँ पर दो तरह से मैं स्टॉक को देखता हूं। अगर मैं यहाँ पर एक पोजिशनल लॉन्ग टर्म नजरिया डालता हूं तो ये स्टॉक एक नई रेंज में अनचार्टेड टेरिटरी में निकला है पिछले कुछ दिनों पहले, और इसका मतलब यह है कि स्टॉक कम से कम पिछले 10 साल का एक रेंज ब्रेकआउट करते हुए नजर आया है, जो कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में भी तेजी में बना रहेगा। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पर खरीदारी करूंगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी स्टॉक 200 रुपए से चला है और 340 रुपए तक के हाई बनते हुए नजर आए हैं। और आज के 10% के गेन के बाद मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड है वो अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चार्ट सेटअप एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, और आने वाले समय में कोई भी यहाँ पर कंसोलिडेशन अगर मुझे मिलती है 270-275 रुपए के आसपास, तो वो खरीदारी के लिए एक बेहतरीन मौका हो।
बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक कल फ्रेश 52 वीक हाई की तरफ आ गए हैं। गौरांग, पीएसयू बैंक्स फ्रेश 52 हाई की तरफ आते जा रहे हैं। पहले सिर्फ एसबीआई था 500 के पार होता हुआ, अब कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी में भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। आपकी क्या टॉप स्टॉक कॉल्स हैं इस एरिया में? तो यहाँ पर भी जो सरकारी बैंकों की कुंडली थी वो बेहतर के लिए बदल रही है। पहले शुरुआत हुई थी स्टेट बैंक से, अब धीरे धीरे करके बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जो है उनकी। तो हमारी विचारधारा ये थी कि ये दूसरी तिमाही के नतीजे जब शुरू हुए थे उसके पहले नतीजों के तर्क के आधार पर हमने वित्तीय क्षेत्र को चुना था और हमारी सोच ये थी कि जो रेजोल्यूशंस हो रहे हैं आईबीसी के तहत उसको लेकर के और बाकी अन्य जो नीतियों में बदलाव किए थे सरकार ने उसको लेकर के बैंकिंग क्षेत्र में जो ग्रॉस और नेट पे लेकर के आंकड़े थे उसमें सुधार होगा, जिसके कारण प्रोविजनिंग राइट बैक्स होगी, नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में सुधार, लोन बुक ग्रोथ और कासा रेशियो काफी मजबूत। ये सभी जो तर्क हमने सोचे थे दूसरी तिमाही के नतीजे शुरू हुए उसके पहले, वो अब वास्तविकता में परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकारी बैंकों में जो हमारी पसंद है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है। वो खतरा उठा सकते हैं। पीएनबी में भी सौदा करने के लिए मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बिल्कुल निचले स्तर पर है तो आप बेहतर होगा कि आप निजी क्षेत्रों पर ध्यान दें, निजी क्षेत्र के बैंक। राजेश, पीएसयू बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा अच्छा किसमें लग रहा है? क्योंकि अगर आप बात करें तो एसबीआई जैसे ही 500 पार हुआ, कैनरा बैंक 150 तो चलने लगा था, अब लोग उसमें दूसरी जगहों पे वैल्यू ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग मिस भी कर गए। अगर मुझे तो हिसाब से लगता है कि बॉटम तो नहीं पकड़ पाया कोई, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा किसमें अच्छा लग रहा है आपको? तो अजय जी देखिए, अगर हम इस बैंक की बात करें तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है और उसके बाद इंडियन बैंक, ये दोनों बैंकों को देखा जा सकता है, जहां पे अभी भी जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए मंथली सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये दोनों बैंक में यहाँ से एक अच्छा मूव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में 120 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं और इंडियन बैंक का सेटअप देखें तो 186 के आसपास का लास्ट क्लोज था और जिस तरीके से इसमें मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुए हैं, हमें लगता है इंडियन बैंक में जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 220 से 240 तक की अपसाइड इसमें भी शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। और अगर हम बात करें तो बड़े बैंक में बात करें तो स्टेट बैंक का सेटअप भी काफी अट्रैक्टिव, लेकिन लोअर साइड से काफी बड़ी तेजी ऑलरेडी इसमें हो सकती है। कोई भी डिप मिलती है तो बिल्कुल स्टेट बैंक में भी बाय की पोजीशन रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के टारगेट हम मान के चल रहे हैं जो आना चाहिए करीब 600 से 620 तक की अपसाइड स्टेट बैंक में भी आते हुए दिख सकती है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक के तीनों बैंक पे बाय करने की सलाह रहेगी पीएसयू से। राजेश, हिमांशु, गौरांग, एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक का समय हो गया है, उसके बाद आपसे भी डिस्कस करेंगे। और उत्कर्ष आज लेके आए हैं हमारे लिए एक स्टोरी टाटा मोटर्स पे। टीपीजी ग्रुप के करीब 7,500 करोड़ रुपए के निवेश के बाद हमने जो एक री रेटिंग मूव देखा था उस स्टॉक में, उसमें एक नया काम चल रहा है। ईवी प्लेटफॉर्म पर कुछ और डेवलपमेंट्स हैं और टाटा मोटर्स इस नए प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है और उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी डिटेल्स के लिए। उत्कर्ष, बताइए क्या नए डेवलपमेंट्स हैं उनके ईवी प्लेटफॉर्म पे? देखिए, टीपीजी ग्रुप के साथ 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद टाटा मोटर्स ने ये बात साफ कर दी थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में वो सीरियस है और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में वो आगे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। देखिए, 10 गाड़ियों की बात हुई अगले कुछ सालों में और उसके लिए टाटा मोटर्स तैयार कर रही है एक नया ऑल एक्सक्लूसिव ईवी प्लेटफॉर्म। ये ऑल एक्सक्लूसिव ईवी प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही निकल पाएंगे और कोई गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी। आप आईईसी इंजन की गाड़ियां नहीं निकाल सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही निकल पाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि ये स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म होगा, ये फ्लैट प्लेटफॉर्म होगा। फ्लैट प्लेटफॉर्म का फायदा क्या है? फ्लैट प्लेटफॉर्म का आपको फायदा ये मिलेगा कि आपकी जो स्टोरेज होगी बैटरीज की, आपकी जो बनावट होगी, कहाँ और कैसे बैटरी रखी जा सकती है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्केल बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और किस तरह की गाड़ी निकाल पाएगा ये प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म जो है ये हैचबैक से लेके छोटी एसयूवी और छोटी सेडान वो सब तरह की गाड़ी निकाल पाएगा। बल्कि जो करंट आईसी इंजन की गाड़ियां हैं जैसे कि टियागो हो गई, एक टिगोर हो गई, नेक्सॉन हो गई, उनका भी ईवी वर्जन निकाल सकता है प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से गाड़ियां करीब 2024-25 तक बनना शुरू होंगी।
जो गाड़ियाँ आएंगी वो एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ आएंगी, बेटर स्केल के साथ आएंगी, और क्योंकि ये ग्राउंड अप ईवीज होंगी, शुरुआत से ईवीज बनी होंगी। एक पेट्रोल या डीजल की गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बनी होंगी, क्योंकि अगर आप आज भी ईवी गाड़ियाँ देखते हैं तो आगे के एरिया का कोई काम बहुत ज़्यादा होता नहीं है और वो खाली छूटा रहता है, क्योंकि बना तो आईसी इंजन की था वो ढांचा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब एक गाड़ी बनेगी तो वो गाड़ी शुरुआत से ही ईवीज के लिए बनेगी, तो चाहे वो स्टोरेज कैपेसिटी हो, चाहे वो बैटरी कैपेसिटी हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, वो काफ़ी अलग होगी, जो आपको 2024-25 तक टाटा मोटर्स की ओर से भी देखने को मिलेगी। और हमें सुनने में आ रहा है कि बाकी कार मेकर्स भी अब बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म की तरफ काम करना शुरू कर चुके हैं। बहुत ही शानदार स्टोरी उत्कर्ष, थैंक्स अ लॉट वो स्टोरी ब्रेक करने के लिए। उत्कर्ष एयरपोर्ट के पास है और एक फ्लाइट बहुत ही करीब से उनके निकल के गई है। टाटा मोटर्स प्री ओपन में भले ही थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन 500 के पार पहुंच गया। गौरांग, आपका फंडामेंटल नजरिया लेना चाहेंगे स्टोरी ब्रेक पे। एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसपे ईवी ओनली बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की कार्स निकल के आएंगी। आपको याद होगा कि मैनेजमेंट ने भी जबरदस्त कमेंट्री दी थी अभी कुछ 10-15 दिन पहले, टीपीजी वाले दिन, डील के दिन। ये तो कुछ बड़ा ही स्टोरी बन रहा है टाटा मोटर्स, आपके हिसाब से क्या लगता है? तो बिल्कुल उत्कर्ष के कान के बहुत ही नजदीक से टाटा मोटर की फ्लाइट ने उड़ान भरी है। अभी जो आवाजें हमें सुनाई दी रही थी जब उत्कर्ष जी बात कर रहे थे, तो यही तर्क को मैं दोहरा रहा था अजय के, बाकी जो खामियाजा भारत में स्थापित या फिर विदेशी जो भी कंपनियां भारत में हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के असमंजस परिस्थिति में है, या फिर अगर उनकी मौजूदगी भी है तो बहुत ही कम और बहुत ही चुनिंदा प्रोडक्ट्स इन्होंने बाजार में उतारे। दूसरी तरफ पिछले काफी समय से और सालों से टाटा मोटर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की योजना को लेकर के काम कर रही थी, और जो विचारधारा कारोबार की रणनीति को लेकर के जमीनी स्तर पर इन्होंने लागू किया, और अब टीपीजी को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही थी और आपके सहयोगी उत्कर्ष जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, बाकी लोग अभी तो सोच रहे हैं। अजय, आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, आप अभी तक सोच रहे हैं। और यही मैं कह रहा था, आज सोचा और कल हो गया ऐसा नहीं है, इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है और समय लगता है। इसके लिए कुछ महीने नहीं, साल लग जाते हैं कभी कभी। इसी वैक्यूम का फायदा टाटा मोटर को मिलेगा। और सबसे बेहतरीन बात यह है अजय, आप और हम मुंबई में हैं, और मैं उम्मीद करता हूं भारत के अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से मुंबई में हमको हर 1 या 2 किलोमीटर के कम से कम 5 या 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां दिख जाती हैं, या फिर इवन 2 पहिया वाहने दिख जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बताता है, आपको दर्शाता है अजय के उपभोक्ताओं ने किस तरीके से दोनों हाथों से इस नए रेवोल्यूशन को अपनाया है। और आने वाले समय में मेरे ख्याल से दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अगर आप आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और टाटा मोटर ये कर चुका है और उसका फायदा मिल रहा है उसको। करेक्ट। तो जाहिर तौर पर इस डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म से कई तरह से ऑप्टिमाइज कर पाएगा सिस्टम टाटा मोटर्स, यही कोशिश रहेगी। अब एक बार चलिए ऑटो पैक पर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का आज सेंटिमेंटल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स भले ही अभी फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी, नेगेटिव बायस के साथ काम कर रहा हो, लेकिन अगर आप बैटरी सेक्शन को देखें, अमर राजा, उसमें आपको आधे % की तेजी देखने को मिलेगी, और तमाम दूसरे काउंटर्स जिनमें आज रिजल्ट्स का प्ले है। मारुति सुजुकी अहेड ऑफ नंबर्स, थोड़ा सा नर्वस, अभी फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए, और साथ ही आएंगे बजाज ऑटो के भी नंबर्स आज, क्योंकि बजाज ऑटो लगातार एक रेंज में फंसा हुआ था पिछले कई दिनों से, कई सेशन से। देखना होगा आज किस तरह की मूव देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये तमाम कुछ स्टॉक्स जो इंपॉर्टेंट इस वक्त प्री मार्केट्स में दिखाई दे रहे हैं अजय। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारे स्वदेश हीरो का स्वागत करते हैं। सरकारी क्षेत्र की दिग्गज ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL के CMD MK सुराना आज ओपनिंग बेल बजाएंगे। इंडिया की बड़ी तेल कंपनी, भारत का गौरव, देश की महारत्न कंपनी HPCL। ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका मकसद है साफ, सस्ता और विश्वसनीय ऊर्जा देना। राष्ट्र के पेट्रोलियम उत्पादों की रिफाइनिंग में मजबूत पकड़ रखने वाली HPCL, जिसके पास देश भर में 20,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, जो देश के 8 करोड़ 73 लाख से ज्यादा LPG ग्राहकों को सेवाएं दे रही हैं।
करीब 5 साल पहले देश भर में इस कंपनी की कमान मुकेश कुमार सुराना ने संभाली और उसके बाद पेट्रोलियम के क्षेत्र में HPCL ने कई ऊंचाइयां हासिल की और नए वक्त के हिसाब से बदलाव किए। सुराना जानते हैं कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लोगों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब HPCL ने EV चार्जिंग स्टेशन की ओर अपना ध्यान लगाया है और जल्द ही 5000 पेट्रोल पंप पर EV चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। करीब 10,000 कर्मचारियों वाली HPCL हमेशा ही पर्यावरण संरक्षण, बेहतर जीवन शैली, सुरक्षित माहौल के साथ व्यापार को प्राथमिकता देती रही है और यही वजह है कि आज ET नाउ स्वदेश ने 50 साल से देश को सेवाएं दे रही इस महारत्न कंपनी को स्वदेश हीरो चुना है। गुड मॉर्निंग सुराना साहब, चलिए आज ओपनिंग बेल बजा के आज के ट्रेडिंग की शुरुआत करिए हमारे लिए। आप देखिए, आप यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज फिर से वीक दिखाई देता हुआ, लेकिन मामूली गिरावट है। ये बाजार फट रिकवर भी कर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बैंकिंग हैवी वेट आज दिन है और उसके बाद अर्निंग हैवी वेट है बैंक्स पर, बैंकिंग इंडेक्स पर। अगर आप निफ्टी की बात करें तो वहां पर आप किस तरह का एक्शन है? अभी फिलहाल निफ्टी प्री ओपन में जरूर हमें लाल निशान में दिखाई दे रहा था, लेकिन हम 18,300 के पार खुले हैं। निफ्टी स्टॉक्स में कहां आपको सबसे बड़े गेनर्स दिख रहे हैं? आपको दिख रहा है एशियन पेंट्स, एक रीबाउंड सेशन, रिजल्ट्स वीक आए, उसके बाद हमने देखा इसमें काफी सारे शॉर्ट्स बने, लेकिन एक हैवी वेट, यहां पर बहुत दिनों तक शॉर्ट्स नहीं बने रह सकते। आज रीबाउंड सेशन 3.5% आपको एशियन पेंट्स दिख रहा है। बजाज फिनसर्व, क्योंकि बजाज फाइनेंस के कल रिजल्ट आए, वहां पर भी पॉजिटिव बायर्स, सिप्ला के भी रिजल्ट्स के बाद का ट्रिगर, और यहां पर हम देख रहे हैं कि टाइटन, इसमें भी आपको आज हेड ऑफ नंबर्स, यहां पर भी आपको एक पॉजिटिव बायस दिख रहा है। ऑटो पैक में किस तरह के रुझान देखने को मिल रहा है? फिलहाल अब बजाज ऑटो की बात करें या फिर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, हमें आज पॉजिटिव टेरिटरी में दोनों ही स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। बजाज ऑटो के लिए भी बड़ा दिन, क्योंकि दो बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं। और दबाव कहां से बन रहा है बैंक पर, इंडेक्स पर? एक्सिस बैंक लगभग 3% नीचे, रिजल्ट्स के बाद अच्छा खासा रनअप दिखा चुका था अपने रिजल्ट से पहले ही, अब फिलहाल 1815 के आसपास कारोबार करता हुआ। टाटा मोटर्स पर भी थोड़ा प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आई एम श्योर, क्योंकि टाटा पैक में हमने कल भी देखा कि रीबाउंड सेशन देखने को मिला था, तमाम टाटा पैक के स्टॉक्स चल रहे थे, देखना होगा कि आगे ये रिकवर करते हैं यानी। मेटल से हमने एक रीबाउंड सेशन कल जरूर देखा। हिंडाल्को तेज था, लेकिन आज हिंडाल्को थोड़ा दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप JSW स्टील को देखें, आप टाटा स्टील को देखें, तो वहां पर आपको पॉजिटिव बायस जरूर दिख रहा है। तो ये निफ्टी स्टॉक का एक्शन। अजय, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? एशियन पेंट्स देखिए, एशियन पेंट्स 4% ऊपर खुला है, करीब 12% निकल गया था अपने नंबर्स के बाद, और जबकि स्ट्रेटेजिस्ट जो बहुत क्लोजली इनको फॉलो करते हैं वो बोल रहे थे कि इनके पास प्राइसिंग पावर है, ये पास ऑन करेंगे अपनी कॉस्ट, लेकिन फिर भी मार्केट ने काफ़ी पनिश किया था। अब थोड़ी वैल्यू बाइंग वहाँ पे नज़र आ रही है। ब्रिटानिया, ITC, इनफैक्ट पूरा FMCG पैक, टाइटन ही नहीं, पूरा FMCG पैक आज काफ़ी अच्छे तरीके से हरे निशान में खुला है। सिप्ला इनलाइन नतीजे 1% ऊपर, ITC 1% ऊपर नतीजों के पहले। कुल मिला के बैंक निफ्टी कल की 500-700 पॉइंट की छलांग के बाद थोड़ा मामूली नेगेटिव, और बाजार भी मामूली नेगेटिव, कुछ बहुत बड़ा ट्रेंड अभी निकल के नहीं आ रहा है, फ्लैट ही है मार्केट। देखते हैं यहाँ से किधर जाता है। डॉक्टर लाल पैथ को आप देखिए, अब यहाँ पर जब ओपन हुआ तो बढ़त थी लगभग 3% की, अभी भी फिलहाल काउंटर स्ट्रॉन्ग पोस्ट द डील 2%, 2.5% की यहाँ पर आपको बढ़त दिखाई दे रही है डॉक्टर लाल पैथ लैब में। मिड कैप स्पेस से देख लेते हैं एक बार कहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। अब मिड कैप एक्शन में कैनरा बैंक भी 3%, कैनरा बैंक के भी कल रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे आए, और इसके अलावा आप दूसरे काउंटर्स देखें तो वहां पे भी टाटा पैक से आपको टाटा पावर तेज दिखाई दे रहा है। एक रीबाउंड सेशन आपको उन स्टॉक से भी देखने को मिला जिनकी जमकर पिटाई हुई है, जैसे IRCTC कल भी ये तेज था, इसने यहाँ रिबाउंड किया, और आज भी अब देखें 2% की तेजी अब दिखाई दे रही है, 4200 के ऊपर निकल गया है IRCTC। इसके अलावा और दूसरे काउंटर अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो वहां कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है? स्मॉल कैप में हमें कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर हमें तेजी दिख रही है? तेजी दिख रही है आपको 5%, शिल्पा मेडिकेयर, कुछ सिलेक्टिव आप फार्मा, डायग्नोस्टिक में देखिए थायरोकेयर 1% ये भी तेज है। लाल पैथ लैब में आज तेजी, तो इस सेक्टर में आप देखिए डायग्नोस्टिक सेक्टर में ही आपको एक पॉजिटिव स्पर्ट दिखाई दे रहा है।
चलिए एक बार राजेश से समझ लेते हैं। राजेश, वेरी क्विकली ट्रेड सेटअप देखकर कहां आप बाइंग की सलाह देंगे या फिर आप अवॉइड करेंगे, अभी भी वेट एंड वॉच रखेंगे? नहीं प्रियंका जी, देखिए जो स्पेस यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रही है वो तो एक बैंकिंग स्पेस तो है, और उसमें अभी भी अगर हम सेटअप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप अभी भी यहाँ से पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे देखना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बना था रिजल्ट के बाद, हमें लगता है कि यहाँ से और अपसाइड एक्सपायरी के चलते हुए आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए दिख सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के सेटअप के हिसाब से इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 840 850 तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। 815 का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक हमने ओपनिंग ट्रेड में भी, ओपनिंग के पहले भी डिस्कस किया था, अशोक लीलैंड का, उस पर भी यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से ओपनिंग के बाद एक्शन बनते हुए दिख रहा है अशोक लीलैंड में, हमें लगता है अशोक लीलैंड को भी यहाँ से बाय करना चाहिए। हमने प्री ओपन में भी ये ट्रेड डिस्कस किया था, हमें लग रहा है इसमें 150 155 तक की अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो 141 के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड भी बाय करने की सलाह रहेगी। एक बार वेरी क्विकली डेरिवेटिव स्पेस अगर आप देखें कि डेरिवेटिव स्पेस में आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, तो आपको पेन स्टॉक्स दोनों ही अच्छे रिबाउंड करते हुए दिखाई देंगे। आपको एशियन पेंट्स 3.5% दिखेगा, बर्जर पेंट्स में भी आप 3% का एक रब ऑफ इफेक्ट पूरे पेंट सेक्टर पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके अलावा आप मिड कैप आईटी से आपको परसिस्टेंट 4.5% तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं, जहां पर आपको कंजम्पशन का ट्रिगर है, ट्रेंड आपको 2% तेज दिखाई देगा। इसके अलावा आपको काउंटर्स वो तेज दिखाएंगे एफएनओ में, डेरिवेटिव स्पेस में आपको एक्शन में दिखाएंगे जहां पर पीछे हमने काफी दबाव देखा। आपको आईआरसीटीसी, आईईएक्स, इनमें थोड़ा सा रीबाउंड सेशन जरूर देखने को मिल रहा है। अदानी पैक से भी आज रिजल्ट्स आने, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, इनके रिजल्ट से पहले भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है। और राइटली सेड अजय, कहीं ना कहीं एफएमसीजी में भी आपको थोड़ा बहुत स्पर्ट यहां दिखाई दे रहा है, और फार्मा से बायोकॉन में भी 1% की तेजी दिखाई दे रही है। सो क्लियरली बहुत क्लियर कोई ट्रेंड निकल कर नहीं आ रहा, सेलेक्टिव बाइंग है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट लग रही है, और यस ट्रिगर है अर्निंग्स का, या तो पोस्ट अर्निंग्स रिएक्शन है या फिर प्री अर्निंग रिएक्शंस है। ये बाजार पर आपको भी फिलहाल का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जी हाँ, गौरांग हमारे साथ हैं और राजेश और हिमांशु भी। गौरांग, आपने अदानी पोर्ट्स को कितना क्लोजली ट्रैक किया है? आज उनके अर्निंग्स हैं, द रीजन आई एम आस्किंग यू इज कि हमने एक्सपोर्ट का डेटा देखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरऑल एक्सपोर्ट का डेटा आया था। अदानी पोर्ट्स अपने लाइफ टाइम हाई से कुछ नहीं तो 10-15% नीचे है अभी तक। उसमें थोड़ी सेलिंग हुई थी हाल ही में, बट उनके बिजनेस को आप कैसे एनालाइज करते हैं? कोई कॉल अदानी पोर्ट्स पे? देखिए, कंपनी के बैलेंस शीट को हमने देखा था और कारोबार पर भी हमारी नजर है अजय। अगर कोई खरीदारी या फिर बुनियादी तर्क के आधार पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, और जो नियम है उसके अनुसार हम अगर नहीं है तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कंपनी है ये, कंटेनर हैंडलिंग में जो वॉल्यूम्स होते हैं वो सर्वोच्चम शिखर पर आते हैं। इस ग्रुप को और इस कंपनी के ऊपर कुछ खबरें आई थी हाल ही में, उसको लेकर के नकारात्मक परिस्थिति बनी थी। लेकिन जिस तरीके से अब एक्सपोर्ट्स को लेकर के भारत का भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है, उसको ध्यान रखते हुए मेरे ख्याल से आपको उन सभी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए जो इस क्षेत्र में कामकाज करती हैं और जो इस क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर आती है जहां तक कंटेनर वॉल्यूम्स का सवाल है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है। और क्लियरली अगर हम देखें निफ्टी स्टॉक्स में अब जो पिछले कुछ मिनटों में तेजी बढ़ी है वो आपको फार्मा स्पेस से तेजी दिख रही है। हिमांशु, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब, सब में अच्छी तेजी दिख रही है। इनफैक्ट जो मूवर्स है, फर्स्ट मूवर्स आपको निफ्टी पे लीडरशिप दिख रही है वो फार्मा से दिख रही है। क्या ट्रेड सेटअप बनता है यहाँ? जी, मुझे लगता है एक स्टॉक जो कि यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से शायद अपनी जो करेक्टिव साइकिल है वो खत्म कर चुका है, वो है डॉक्टर रेड्डीज का। जिस तरह से ये स्टॉक ने 4700 के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। आप 4640, 4650 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है और जिन लेवल से यहाँ पर ये बाइंग देखने को मिल रही है, 4800, 4850 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको बहुत जल्द आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद हम इसको फर्दर रिव्यू कर सकते हैं। सिमिलर चार्ट फॉर्मेशन प्रियंका औरोबिंदो फार्मा में भी है। यहाँ पर भी ऐसा विजिबली लगता है कि स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस लोज थे 660 के, उनको होल्ड किया है, और जिस तरह से वापस से स्टॉक ने 700 रुपए के ऊपर आज के सेशन में निकलने की कोशिश की है, मुझे लगता है यहाँ पर भी अर्ली साइंस है कि शायद इस स्टॉक की भी जो करेक्शन थी, बड़ी करेक्शन, वो खत्म हो रही है
और ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 740 750 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड ऑफ कोर्स सन फार्मा में है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मोमेंटम प्ले के हिसाब से सन फार्मा एक बेटर बाय है। 840 845 रुपए के टारगेट्स के लिए 820 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है। ठीक है, बिल्कुल। राजेश, आपने टीवीएस मोटर्स दिया था, ऑटो पैक पर क्या रुझान होगा आपका? ऑटो पैक, ऑटो एंसिलरी, मदरसन सुमी, अमर राजा बैटरी, सब में स्पर्ट दिख रहा है, क्या कोई ट्रेंड दिख रहा है यहाँ? जी बिल्कुल, पिछले दिनों में जरूर एक सेलिंग प्रेशर, सप्लाई प्रेशर जरूर देखा था ऑटोमोबाइल में, लेकिन पिछले 2 दिन में हमने देखा कि काफी अच्छी रिकवरी सारे ही ऑटोमोबाइल पैक में बनती हुई दिख रही है। अगर टीवीएस मोटर के सेटअप की मैं अगर बात करता हूं तो टीवीएस मोटर अब ये 600 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अगर इसमें हम सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में जिस तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बना है और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें हो चुका है, हमें लगता है टीवीएस मोटर यहाँ से एक अच्छा अपमूव देते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे हम मान के चल रहे हैं 660 तक की अपसाइड इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है, तो टीवीएस मोटर को भी यहाँ से बाय किया जा सकता है। 605 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। जो इसमें अगर हम देखें तो मदरसन सुमी का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में हालांकि लोअर साइड से एक रिकवरी बनी, लेकिन हायर साइड पे इसमें जो रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं वो करीब है 230 से 235, ये एक रेंज है जहां पे इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये स्टॉक 235 को क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से आते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक को देखें तो लोअर साइड पे जो स्टॉक ने बेस बनाया था वो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था इसका 220 बिल्कुल। तो ये सेटअप रहेगा इन काउंटर्स पर। हिमांशु, बैंकिंग के साथ साथ आप देखें अब शायद रुझान ट्रेडर्स का इंटरेस्ट क्या फाइनेंस काउंटर्स की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप पूरे फाइनेंस काउंटर्स की बात करें तो वहां 70% एडवांसेस दिख रहे हैं आपको डेरिवेटिव स्पेस से, चाहे आप मैक्स फाइनेंशियल की बात करें, चोला फाइनेंस की बात करें। क्या फाइनेंस सेक्टर से आज ट्रेडर्स का इंटरेस्ट निकल कर आएगा? देखिए प्रियंका, यहाँ पर ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों से एक मोमेंटम बना हुआ था। हमने देखा था कि कल के सेशन में भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने एक अच्छा मूव दिया था, लगभग 1600 रुपए के लेवल्स टेस्ट किए थे। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि शायद बजाज जो फाइनेंस के नंबर्स का यहाँ पर ये सेक्टर वेट कर रहा था, और आज उन नंबर्स के बाद यहाँ पर सिलेक्ट पॉकेट्स में खरीदारी देखने को मिल सकती है। चोला फाइनेंस, जैसा कि आपने जिक्र किया, एक काफी अच्छा सेटअप है, पॉजिटिव सेटअप है। हालांकि 610-612 रुपए पर एक बहुत छोटा सा एक हर्डल है। अगर ये स्टॉक उसके ऊपर आज निकलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक नए हाइज की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, और आपको 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक हो सकता है 630-640 की तरफ भी जाता हुआ नजर आए। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी एक दूसरा स्टॉक है प्रियंका, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर थोड़ा और अट्रैक्टिव है क्योंकि स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है और करंट लेवल्स के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स विजिबल हैं। तो मुझे लगता है कि पीएफसी में भी यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 146-148 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 135 रुपए का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। राइट। हिमांशु और राजेश हमारे साथ रहेंगे। गौरांग, आपको हम जाने देंगे। हैव अ नाइस डे अहेड। जाते जाते कोई डिस्क्लोजर गौरांग? बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सभी का। और व्यक्तिगत रूप में हमारा कोई निजी निवेश नहीं, लेकिन जो भी शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं वो हमने हमारे क्लाइंट्स को निवेश के लिए बताया है, तो आप मान के ले सकते हैं कि उनके पास इन सब में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक काफी बड़े गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे फंडामेंटल नजरिया देने के लिए, फंड मैनेजर मिहिर वोरा, और वो हमारे साथ बस 2 मिनट के बाद जुड़ेंगे। कहीं मत जाइएगा। बाजार स्टेबलाइज हो गया है और हरे निशान में आ गया है। बस बाजार में किस तरह के फैक्टर्स एट प्ले हैं इस समय, बड़े फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, मनी एलोकेटर्स, एसेट एलोकेटर्स, ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, मैक्स लाइफ के सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर, गुड मॉर्निंग और ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, 1 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट आपकी कंपनी ने क्रॉस कर लिया है। बताइए हमें किस तरह के फ्लोज चल रहे हैं, हाउ मच ऑफ दिस इज वैल्यू और हाउ मच ऑफ दिस इज एक्चुअली इनफ्लोज? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आपके गुड विशेस के लिए और आपकी चैनल को भी ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग न्यू संवत। मार्केट का अगर रुख देखें तो ये एज ऑफ नाउ तो काफी रिटेल ओरिएंटेड है। रिटेल के स्ट्रेंथ से मार्केट काफी होल्ड अप कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट कई महीने में हम देखें तो इंडियन मार्केट्स ने काफी सारी दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स को भी काफी बड़ी तरह से आउट परफॉर्म किया है
और ये कोई FII के बड़े इन्फ्लो से नहीं हुआ है, ये लोकल म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट की वजह से सपोर्टेड है मार्केट। तो एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, तो उस तरह से वैल्यूएशन रिस्क थोड़ा है मार्केट में, लेकिन जो रिटेल सेंटीमेंट है वो काफी स्ट्रांग है अभी। करेक्ट। मॉर्निंग मिस्टर मिहिर, प्रियंका हियर। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। अगर हम एक सेक्टर वाइज आउटलुक आपसे लेने की कोशिश करें, जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि क्योंकि अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि एक रिकवरी के साइंस दे रही है, रिफॉर्म्स की तेजी है ये बाजार में, तो कहाँ सेक्टर्स को आप फायदा होता हुआ देख रहे हैं? तो उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अदर एक स्टेप बिहाइंड करके पर्सपेक्टिव लेते हैं। अगर हम कोरोना के बिगिनिंग से देखें तो जो स्टिमुलस वेस्टर्न इकोनॉमीज ने किया है, खास करके फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस, वो इंडिया या डेवलपिंग मार्केट्स जो थी उनसे बहुत ज्यादा किया था। सो फॉर एग्जांपल हम यूएस की बात करें जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस ने मॉनेटरी स्टिमुलस तो देखा ही, हमने ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट कर दिए, 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की जो फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट है वो इंक्रीज हुई है, तो इतनी लिक्विडिटी थी बाजार में। बट उसके ऊपर ऑलमोस्ट 16% ऑफ जीडीपी का फिस्कल स्टिमुलस भी दिया, इन टर्म्स ऑफ द डेली इनकम एंड इनकम सपोर्ट। तो उसके कंपैरिजन में हम जो थे वो 1 से 2% का स्टिमुलस लेके चले थे, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो जो इनिशियल फेज था आज तक कोरोना का, तो उसमें वेस्टर्न इकोनॉमीज ने बहुत अच्छी तरह से बहुत शार्पली रिकवर किया था बिकॉज ऑफ दिस बिग फिस्कल स्टिमुलस। अब हमें लग रहा है कि ये जो उनकी जो बेस्ट जो फिस्कल स्टिमुलस थी वो शायद पीक हो गई है, और अब जो इंडिया जो है और दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनकी रिकवरी अब शायद ज्यादा दिखेगी। तो सेक्टर्स और पोर्टफोलियो में हमने अब तक की जो ओवरवेट पोजीशंस बनाई थी, पॉजिटिव पोजीशंस थी, वो मोस्टली एक्सटर्नल या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में थी, जैसे कि आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह, जिसमें एक्सपोर्ट का कंपोनेंट ज्यादा है। तो वो ओवरवेट से हम अब हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया की रिकवरी थर्ड वेव अगर नहीं आएगी तो अच्छी तरह से होने लगेगी नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में, तो हमें अब जो है डोमेस्टिक लुकिंग सेक्टर्स में जाना चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी है, गवर्नमेंट लिंक जैसे आपने बताया, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सबको अगर फंडिंग चाहिए तो सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस से आ सकती है। तो लोकल जो बैंक है हमारी प्राइवेट सेक्टर की, वहां पे हमें अच्छी ग्रोथ दिख सकती है इफ द लोकल इकोनॉमी नाउ पिक्स अप। मिहिर, आपका पोर्टफोलियो का इस समय कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपने भी डोमेस्टिक फोकस सेक्टर पर ज्यादा टिल्ट किया हुआ है, या आपके पास एक ठीक ठाक व्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए भी है आपका? अगर आप एक मोटा अगर आप अपना सेक्टर, किस तरह के सेक्टर अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे क्या बातें ध्यान दी हैं वो शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा कि काफी टाइम से, काफी क्वार्टर से, कोरोना के टाइम से हमारी जो ओवरवेट पोजीशंस थी वो आईटी, सॉफ्टवेयर, सम ऑफ द अदर टेक कंपनीज, एक्सपोर्टर्स में ज्यादा थी। लेकिन अर्ली दिस ईयर हमने जैसे देखा कि काफी ग्लोबल कमोडिटीज की शॉर्टेज देखी थी, तो हमारा जो कमोडिटीज में अंडरवेट था वो हमने काफी न्यूट्रलाइज किया, और हमने कमोडिटीज जैसे कि मेटल्स, ऑयल एंड गैस, उस तरह की जो सेक्टर्स है उसमें एक्सपोजर बढ़ाया था। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी लिंक सेक्टर्स है वहां पे अभी भी शॉर्टेजेस चल रही हैं, तो शायद जो ऑयल एंड गैस लिंक, जो एनर्जी लिंक्ड सेक्टर्स है उसमें कई एल्यूमिनियम भी आ जाती है, बिकॉज जिंक भी आ जाती है, क्योंकि उसमें एनर्जी इंटेंसिटी काफी होती है। तो ये कमोडिटीज पीस है जहां पे हमें लग रहा है कि अभी भी थोड़ी मोमेंटम हो सकती है थोड़े क्वार्टर्स के लिए, मे बी नॉट अ मल्टी ईयर साइकिल, बट थोड़े क्वार्टर्स में अभी भी ऐसा लग रहा है कि कमोडिटीज में सस्टेनेंस हो सकती है। और रही बात इंडिया की, तो उसमें हमने एक्सपोजर बढ़ाया है बैंकिंग में, ऑटोमोबाइल्स में हमने बढ़ाया था, लेकिन अभी हमें बहुत बड़ी तरह से ओवरवेट नहीं किया, क्योंकि मार्जिन का इश्यू जो है वो हम देख रहे हैं कि कैसे मूव कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर डिमांड की ओर से देखें तो हमें लग रहा है कि ये ऑटो, एफएमसीजी, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, जहां पे लोकल, रूरल एज वेल एज अर्बन, प्लस रियल एस्टेट लिंक जो सेगमेंट्स है जहां पे ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह, वहां पे अच्छी ट्रैक्शन दिख सकती है, क्योंकि जो व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन है
खास करके आईटी, आईटीएस, स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफी स्ट्रांग तरीके से हो रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल फोकस था वो धीरे धीरे करके लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने डोमेस्टिक फोकस की तरफ लिया है। बैंक्स की बात करते हैं। इनफैक्ट बैंक्स की अगर आप डिटेल्स देखें, कल कोटक की कमेंट्री बहुत अच्छी थी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, प्रोविजनिंग कम हुआ। इनफैक्ट एक तरह से ऐसा लग रहा है कि डिसबर्समेंट्स आर बैक। उन्होंने अपने मैनेजमेंट ने भी एक कंजर्वेटिव स्टांस से वापस एग्रेसिव स्टांस की तरफ चेंज लास्ट क्वार्टर ही कर दिया था, जो इस बार के नंबर में बहुत विजिबल था। एक्सिस बैंक में भी अगर एक बार ग्रोथ की बात ना करें तो क्वालिटी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, और पहले भी हमने देखा। आप प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ टिल्टेड है या आप लार्ज पीएसयूज, लार्जेस्ट जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें भी बेट लेने के लिए शाय ऑफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 10-12 साल के एक वनवास के बाद वापस आ रहा है अपनी बुक्स क्लीन करके? देखिए, सबसे बड़ी पोजीशन तो ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही है, क्योंकि उनकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है इंडाइसेस में, तो वो तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। पीएसयू में वी आर जस्ट स्टिकिंग टू द टॉप 1 और 2, उसमें हम द मिड कैप्स वगैरह में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे आपने बताया कि जो एसेट क्वालिटी कंसर्न्स थे वो धीरे धीरे करके रिसीड हो रहे हैं। एसएमई सेगमेंट में अभी हमें इतना कंफर्ट नहीं है, लेकिन बाकी जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है, जो वहां पे बिग कॉर्पोरेट्स है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई जो मेजर नेगेटिव सरप्राइजेस बचे नहीं है। एंड वो बैंक्स के एटीट्यूड या बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है कि अब उनको कॉन्फिडेंस आ रही है कि धीरे धीरे करके ग्रोथ मोड में चले जाए। तो जैसे हमने बताया, बैंकिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉक्सीज टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और हमें अगर डोमेस्टिक प्ले करना है तो हम बैंक्स को तो कैसे इग्नोर करेंगे। करेक्ट मीर, साथ ही बैंक्स पर तो ये बात हुई क्योंकि सब तरह के बैंक्स, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों ही अच्छे हैं और अब एक अच्छी बुल रन में भी हैं ये, क्योंकि इनके लिए द वर्स्ट इज ओवर लुक्स लाइक। दूसरे कौन से सेक्टर होंगे? क्या आप कंजम्पशन की थीम पर भी अपना पोर्टफोलियो में एडिशन की सलाह देते हैं अपने क्लाइंट्स को? कंजम्पशन की थीम अगर देखें तो बहुत बड़ी है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट। बिल्कुल, कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी भी आ जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, पेंट्स भी आ जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स आ जाता है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और एफएमसीजी में जो डोमेस्टिक लिंक सेगमेंट से कंजम्पशन लिंक है, जैसे आपने बताया, उसमें हमें लग रहा है कि जो डिमांड है उसका इतना इश्यू नहीं आना चाहिए। डिमांड, अंडरलाइंग डिमांड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमने लास्ट फ्यू रिजल्ट्स में ये देखा कि मार्जिन्स में काफी प्रेशर आ रही है। सो व्हाइल डिमांड इज पिकिंग अप धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे करके डिमांड पिकअप हो रही है, लेकिन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि फुल इंपैक्ट ऑफ द मार्जिन प्रेशर्स कैन बी पास्ड ऑन। बट हमें ये लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में जैसे ही डिमांड फर्दर सस्टेन रहेगी तो प्राइस हाइक्स लेना शुरू करेंगी कंपनीज। इनफैक्ट लास्ट 1-2 दिन में हमने ये भी देखा कि सम ऑफ द कंपनीज हैव स्टार्टेड टेकिंग प्राइस हाइक्स। और दूसरा ये होगा कि जो कमोडिटी का जो स्पाइक हुआ है प्राइसेस में ग्लोबली, वो हमें लग रहा है कि ट्रांजिशनरी है बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। तो जैसे ही हमने जैसे डिस्कस किया कि यूएस की इकोनॉमी धीरे धीरे करके अभी जो बेस्ट इज प्रॉब्ली ओवर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो वो डिमांड धीरे धीरे करके नीचे आएगी, तो कमोडिटीज प्राइसेस करेक्ट होने चाहिए। और ऑन द अदर हैंड इंडियन कंपनीज हैं वो धीरे धीरे करके प्राइस हाइक भी लेने लगेंगी। तो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएगा, और अगर डिमांड रोबस्ट रही तो मेरे ख्याल से मार्केट 1-8 क्वार्टर का खराब रिजल्ट मार्जिन की तौर से अगर आया तो भी इग्नोर कर देगा, वो लुक थ्रू कर देगा, बिकॉज मार्केट ऑलवेज टेंड्स टू लुक फॉरवर्ड। तो ये एक जो डिमांड में कंफर्ट है, मार्जिन में कंफर्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से पोजीशंस इसमें हम ओवरवेट करके बिल्ड कर रहे हैं। मिहिर, आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में बहुत बड़ी डील हुई है और आईआरबी इंफ्रा में बहुत ही मार्की प्लेयर्स ने स्टेक लिया है। इंफ्रा स्टॉक्स के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, आपको लगता है कि उसमें देयर इज अ केस टू लुक एट लीस्ट द टॉप रंग इंफ्रा रोड कंपनीज? एनी व्यू, एनी थॉट्स देयर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बिना तो इंडिया लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा बियॉन्ड 6% आई वुड से। तो लास्ट 1.5-2 साल में जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है, खास करके रोड्स एंड इंफ्रा में, वो हमें लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी को। सेकंड इज, जैसे हमने बोला कि रियल एस्टेट में स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख सकती है, बिकॉज आईटी और वो सर्विसेज में जो जॉब क्रिएशन हो रही है काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो जो रिटेल डिमांड है रियल एस्टेट में अच्छी आ रही है। तो रियल एस्टेट इंफ्रा में अगर हम कंटिन्यूअस ये देखेंगे, ऑन टॉप ऑफ इट गवर्नमेंट ने जिस तरह के पीएलआई स्कीम्स में इंसेंटिव दिए हैं,
और जो कॉर्पोरेट टैक्स कट दिए थे 2019 में फॉर 3 years 15% फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, तो देयर इज अ गुड चांस कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो भी किक ऑफ होगी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिंक मोस्टली कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिंक जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स कंपनीज भी होती है। तो हमें ये लग रहा है कि दोनों ही सेगमेंट में काफी इन्वेस्टमेंट आएगी और ये जो है डिमांड ट्रैक्शन काफी अच्छा दिखेगा। हमें बहुत सारी चीजें हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनीज नेक्स्ट 2-3 साल में लगाएंगे। और पीएलआई तो हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल्स में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ओवरऑल कैप गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा स्पेस में हमें लग रहा है कि काफी एक्टिविटी रहेगी। दूसरा एक बड़ा ट्रिगर ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट में आरईआईटी और इन्विट का सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है हमारी मार्केट्स में, काफी सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मोनेटाइज कर पाएंगे और दैट मनी कैन बी देन रिसाइकल्ड मच फास्टर इनटू पुटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये आरईआईटी इन्विट भी बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है मार्केट में, जिससे कैपिटल फ्री करके जो डेवलपर्स हैं वो अगेन ज्यादा एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट जीडीपी ग्रोथ। तो ओवरऑल अगर हम 2 से 3 साल का व्यू लें तो डेफिनेटली ये स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी स्पेस पे आपका क्या व्यू बन रहा है? बहुत छोटा स्पेस है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बड़े फंड के लिए आपके जैसे, लेकिन जिस तरह की कमेंट्री आ रही है, इंडस्ट्री लीडर ने कहा कि वो करीब 4,000 करोड़ का डेट कम करेंगे अगले 18 महीने में, बैलेंस शीट्स काफी सुधर गई हैं और पूरा अगर हॉस्पिटैलिटी को एक साथ भी रखें तो 5 बिलियन के ऊपर नहीं है मार्केट क्या? उसमें आपको वैल्यू दिखती है क्या लीजर एंड हॉस्पिटैलिटी में? वैसे आपने जैसे सही बताया एक स्मॉल सेगमेंट है और प्री कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना काफी वैल्यूएशंस डिस्ट्रॉय हुए थे, तो अच्छी तरह से बाउंस बैक हुए हैं। लेकिन स्ट्रक्चरली खास करके जो होटल इंडस्ट्री है वो हमें लगता है कि इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। जेस्टेशन पीरियड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स भी काफी लंबे होते हैं। ये हुआ है कि लास्ट 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हुए थे और ये पेंट अप डिमांड हमें दिख रही है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो अच्छे ही दिखेंगे, ऑक्यूपेंसी रेट्स वगैरह थोड़ा जैसे कहते हैं रिवेंज स्पेंडिंग भी कर रहे हैं लोग ट्रैवल वगैरह पे। तो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स शुड बी गुड, बट वी ऑलवेज ट्रीट दिस एज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जहां पे आरओई स्ट्रक्चरली कमी बनते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए व्यू ठीक है बिकॉज नंबर्स तो अच्छी आएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए वी आर नॉट टू श्योर। राइट। साथ ही मिहिर आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइमरी मार्केट्स पर आपका क्या व्यू रहेगा? अपना आगे हमने हम आगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओ आते हुए देख रहे हैं। क्या आईपीओ फ्रेंजी पर आपका व्यू है? रिटेल इन्वेस्टर को कितना उत्साहित होना चाहिए आईपीओ के लिए? अच्छी फंडामेंटल आईपीओ जिन कंपनियों के आ रहे हैं वो तो ऑफकोर्स इसमें तो निवेश की सलाह होती ही है, लेकिन ओवरऑल आईपीओ मार्केट्स को लेकर जो एक एक्साइटमेंट जो फ्रेंजी रिटेल इन्वेस्टर में होती है उस पर आपकी क्या सलाह रहेगी? एज ऑफ नाउ तो फ्रेंजी मेरे ख्याल से पीक पे है। इतनी फ्रेंजी बड़े रेयरली दिखती है। 10 साल 15 साल में एक बार ऐसा साइकिल आता है जहां पे इतना बड़ा यूफोरिया हम देख रहे हैं। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो 1 या 2 साल पहले वैल्यूएशंस पे आईपीओ आ रहे थे और जो अपसाइड थी वो अब नहीं रही है। और एक रिस्क फैक्टर ये है कि काफी सारी जो नई कंपनीज आ रही हैं वो नई टेक्नोलॉजी और नई बिजनेस मॉडल्स पे आ रहे हैं जिसका कोई लिस्टेड स्पेस में कंपेरेबल नहीं है। तो जिस तरह की वैल्यूएशंस दे रहे हैं वो सेंटीमेंट ओरिएंटेड वैल्यूएशंस ज्यादा हो रही हैं एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वैल्यूएशंस कम हो रही हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर सबके लिए है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर है हो चाहे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो हमारी तरह, कि ये जो नए बिजनेस मॉडल्स है उसको वैल्यू किस तरह से करें और उसमें कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए, दैट इज द रिस्क फैक्टर आई वुड से। तो इनफैक्ट एस्टैब्लिश्ड आईपीओज में भी अगर लास्ट फ्यू एग्जांपल्स देखें तो वैल्यूएशंस काफी ऑन द टेबल कुछ फॉर द इन्वेस्टर रखा नहीं था और जो लिस्टिंग हुई है जिस तरह से वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस व्यू लेके चलना चाहिए, नॉट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज अप्लाइंग एंड टेक अ स्टॉक टू स्टॉक कॉल रादर देन जनरल आईपीओ फ्रेंजी आई वुड से। ऑटोमोबाइल्स स्टॉक्स में बहुत जम की बिटाई हुई है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है अपार्ट फ्रॉम एक टाटा मोटर्स जिसमें एक बड़ी डील हुई टीपीजी की। आज हमारे कोलीग उत्कर्ष ने भी एक स्टोरी ब्रेक की कि वो एक ईवी डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें एकदम फ्रेश प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे जो
दूसरे इंजन के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, उसमें तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल कुछ हो रहा है जिसकी वजह से बाजार एक्साइटेड है। लेकिन हीरो होंडा की कोई बात ही नहीं कर रहा है, स्टॉक हिला ही नहीं है। मारुति भी 68 वाला, मैक्सिमम 72। अब एक इनिशियल खबरें आ रही हैं, आज हमारे कॉलीग ने ईटी में स्टोरी ब्रेक की कि यहां से विजिबिलिटी आ रही है कि शायद चिप शॉर्टेज का सिनेरियो बहुत ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। आपको लगता है ये अंडर ओन्ड एरिया है और यहां पे एक कॉन्ट्राबेट लेने का शायद समय आ गया है, या आप और कुछ क्लैरिटी देखेंगे साइंस की तभी वेंचर करेंगे स्पेस में? तो इसको सेगमेंट में सेगमेंट ब्रेकअप करना चाहिए। टू व्हीलर्स में आई थिंक जो मार्केट जिस तरह से देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो ईवी डिसरप्शन है टू व्हीलर्स में वो काफी फास्ट आ सकती है। तो जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स है उनके जो बिजनेस मॉडल है उनको रिस्क है। तो इसकी वजह से ऐसा हमने देखा है मार्केट में लास्ट कई महीनों से कि जो टू व्हीलर स्पेस है वो ये कंसर्न की वजह से काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ये लग रहा है कि स्ट्रक्चरल कंसर्न है। तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है वो हमें देखना है। कार्स में आई थिंक इट वाज मोर बिकॉज ऑफ मार्जिन एंड ऑफ कोर्स कोरोना के टाइम पे डिमांड भी इंपैक्ट हुई थी एंड चिप शॉर्टेज जैसे आपने बताया। तो ये धीरे धीरे करके कार्स में स्ट्रक्चरल डिमांड इन ईवी तो रहेगी, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ ईवी पेनिट्रेशन है वो ग्रेजुअली बढ़ेगी, इतनी फास्ट नहीं होगी जितनी टू व्हीलर्स में हो रही है। तो कार्स में देयर इज अ केस फॉर अ सिक्लिकल अपटर्न, इंक्लूडिंग एक तो डिमांड आएगी और फिर जैसे हमने बात की कमोडिटी प्राइस की धीरे धीरे करके ड्रॉप करेंगे तो मार्जिन्स भी इंप्रूव होने लगेंगे। तो कार्स में तो ये है। कमर्शियल व्हीकल्स में भी ईवी का कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है इमीडिएट, तो उसमें भी सिक्लिकल जैसे इकोनॉमी हमें दिखेगी उसमें सिक्लिकल अपटर्न में बेनिफिट होगा। और ट्रैक्टर्स एनीवे ठीक ही कर रहे हैं एंड ट्रैक्टर्स के साथ यूवीज भी अच्छे कर रहे हैं, तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनको डिमांड ट्रैक्शन शुड बी गुड। तो आई थिंक ऑटो में हमें सेगमेंट बाय सेगमेंट देखना चाहिए। कार्स में सिक्लिकल अपटर्न आ सकता है, सीवी में आ सकता है, और ट्रैक्टर्स तो वैसे ही रूरल डिमांड पे ठीक कर रहे थे। टू व्हीलर्स में जैसे हमने डिस्कस किया ये ईवी का थ्रेट है। साथ ही मेयर, अब थोड़े से अगर मैक्रो फ्रंट्स पर भी हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि हम क्या बड़ा कंसर्न रहेगा मैक्रो फ्रंट पे, अगर कहीं से भी कोई किसी तरह की भी नेगेटिव न्यूज आनी है तो फेड टेपरिंग होगी नहीं होगी, इस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि ये डायरेक्टली असर डालेगा सारे ग्लोबली सारे बाजारों पर। तो फेड टेपरिंग तो होनी ही है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज किस माहौल में टेपरिंग करेंगे और एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर जो है वो इन्फ्लेशन है, एंड इन्फ्लेशन ने सरप्राइज किया है नेगेटिवली। मींस इन्फ्लेशन काफी हाई रही है और इट हैज स्टेड हायर फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो अभी भी मार्केट्स जो है श्योर नहीं है कि ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है या अभी भी ट्रांजिटरी है। एज ऑफ नाउ जिस तरह से तेजी है मार्केट में उस तरह से लग रहा है कि मार्केट इज बिलीविंग के ये टेम्पररी है और थोड़े महीने में कम हो जाएगा इन्फ्लेशन। लेकिन अगर ये ऐसे ही स्टिकी रहा, वेज इन्फ्लेशन जिस तरह से यूएस में हो रही है, एंड एनर्जी की जो प्राइसेस है वो अभी भी विंटर में स्ट्रांग ही रहेंगी। डिमांड नॉर्मली विंटर में डिमांड ऑयल एंड गैस की स्ट्रांग रहती है। तो फिर धीरे धीरे करके अगर ये परसेप्शन बनने लगेगा कि ये जो इन्फ्लेशन है वो लॉन्गर रहेगी, then it may be a negative surprise, and then the central bank जो है ग्लोबली वो टाइटनेस ज्यादा जोर से करेंगी, ज्यादा जल्दी कर सकती है, and that can be a big impact on markets like us. In fact अभी भी हम देखें तो लास्ट 10 दिन में FIIs की ऑलमोस्ट एवरीडे सेलिंग ही रही है। तो जो रिस्क एपेटाइट ग्लोबली है वो धीरे धीरे करके ऑलरेडी कम हो रही है, और ये इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ेंगे तो ये रिस्क बढ़ सकता है। और इंडियन जो मार्केट्स है जैसे हमने देखा कि रिटेल सेंटीमेंट पे ज्यादा टिका हुआ है, रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से ज्यादा सपोर्टेड है। लेकिन अगर रोज ऐसी एफआई की सेलिंग आती रही तो देन एट सम पॉइंट इन टाइम इट मे वे ऑन द मार्केट। मीर, डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल स्पेस के बारे में आपकी क्या राय है? वहां पे काफी इंस्टीट्यूशनल मनी आ रहा है, काफी एमएनए हो रहा है। पहले थायरोकैप, फार्मीजी, अब डॉक्टर पाथलैब ने भी सबअर्बन को खरीद लिया। इस स्पेस में इतना इंटरेस्ट क्यों? आपका क्या रीजन है? ये बहुत टाइम से जो है बहुत साइडवेज था। आपका भी कुछ एक्सपोजर है इसमें, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स? व्हाट आर योर थॉट्स देयर? शॉर्टली मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे हमसे बात करने के लिए डॉक्टर पाथलैब के। उन्होंने 18 टाइम्स अर्निंग्स पे लिया है, तो बाजार पसंद कर रहा है, लेकिन आपकी क्या राय? ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, बिकॉज द होल स्टोरी जो है वो
अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज की है, और जो स्मॉलर प्लेयर्स है दे गेट एक्वायर्ड बाय द बिगर प्लेयर्स। तो ये कंसोलिडेशन तो होती रहेगी। और जिस तरह से कोरोना ने स्ट्रेस दिया पूरी सिस्टम को, लैब्स को भी काफी स्ट्रेस हुआ है, तो ये प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन शायद एक्सीलरेट होगी, क्योंकि जो छोटी लैब्स थी उनको ज्यादा स्ट्रेस हुआ है फाइनेंशियली, दे मे नॉट बी वेल ऑफ। तो जो बड़ी लैब्स हैं दे कैन बाय देम आउट एंड ग्रो फास्टर इनऑर्गेनिकली। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ डिमांड रिवाइवल आफ्टर कोरोना, द नॉर्मल जो टेस्ट वगैरह की डिमांड है वो तो इन्हीं में बढ़ेंगी, बिकॉज काफी सारी जो डिस्क्रिशनरी टेस्ट थी वो लोग नहीं कर रहे थे कोरोना के टाइम पे, जो जरूरत था वही कर रहे थे डेस्परेटली। लेकिन अब तो जो नॉर्मल टेस्टिंग है, नॉर्मल जो चेकअप्स है वो भी ऑन द ट्रैक आएंगे। एंड प्लस मेरे ख्याल से जो बड़ी कंपनीज है वो बड़ी होती रहेंगी, देयर विल बी कंसोलिडेशन। राइट मिहिर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज एंजॉय आवर चैट्स। चलिए जानते हैं कि हमारे नेटवर्क पे किस तरह की M&A चैट हो रही है डॉक्टर पाथ लैब और निकुंज के बीच इस समय। In the marketplace. If you go back and look at the diagnostic industry, it's a very large industry. It's a very unorganized industry. So we do see a lot of scope for multiple propositions to play out, and that is what really is at play over here. So Suburban is a very synergistic acquisition for us, a very synergistic partnership for us to be able to build a presence in a geography which was traditionally weak for us. With this, we now are in a very good platform to scale up the business further in the west of the country. Bharat, that's exactly what I wanted to talk about further. Is that going to be the conscious and only strategy to grow, to try and acquire more and more meaty businesses? We have it on the growth side, from a geography presence side, we are pursuing two opportunities. One is an organic and second is an inorganic opportunity, both simultaneously. So last quarter we announced that our Bangalore reference lab has gone on stream and will slowly start to build up scale. We have got very encouraging response to Bangalore reference lab. Mumbai reference lab of Dr. Lal Path Lab is also under construction, and we hope to see it coming online in the near future. So on the organic side as well, we'll continue to grow and supplement it and build this revenue stream for us through acquisitions as well. So there is no either or, it is an and strategy of growing organically as well as inorganically in the marketplace, because really the market is so big that no one player, no one single brand can really get to a scale which is what India requires. So in that lieu, Bharat, that you're almost getting a war chest ready for acquisitions, and not just acquisitions but organic growth opportunities as well. Just wanted to understand, what is the status of cash levels on your books? Are you looking at a further fundraise? And of course, the debt levels as well on your books right now. Right. So like you mentioned, we are a very cash-rich company. We have about 1,100 crores of cash with us, and we have no debt on our books. So this deal will be funded through a cash reserve completely, and no debt will be acquired for this deal. This allows us an opportunity to further build up monies for the future acquisitions, and also if required take on debt at a later date if required. So currently this Suburban transaction is being funded through internal accruals and all cash. तो ये थे डॉक्टर पाथ लैब के मैनेजमेंट। एक्विजिशन करने के बाद भी काफी सॉलिड बैलेंस शीट है, 1500 करोड़ बुक्स कैश ऑन बुक्स है। बात कर रहे थे आयशा और निकुंज के साथ। छोटा सा ब्रेक के बाद हम स्पॉटलाइट डालेंगे ईवी स्पेस पे। ईवी स्पेस में उत्कर्ष ने भी एक स्टोरी ब्रेक की, एग्जिस्टिंग कंपनीज ईवी में क्या कर रही हैं। JBM ऑटो का मैनेजमेंट भी जुड़ेगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा।
ऑटोमोबाइल सेक्टर पर फोकस है, ईवी की काफ़ी ज़बरदस्त हलचल चल रही है। टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस में टीपीजी ने हाल ही में बड़ा स्टेक परचेज का ऐलान किया है और आज उत्कर्ष ने, हमारे कॉलीग ने स्पेशल स्टोरी ब्रेक की कि ईवी का नया प्लेटफॉर्म सिग्मा करके टाटा मोटर्स लॉन्च करने वाले हैं और भी बहुत दूसरी कंपनीज भी ईवी में काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही है। तो हमने सोचा कि इस पर स्पॉटलाइट डालते हैं एक ऐसी कंपनी के साथ जो ऑलरेडी एटलीस्ट कमर्शियल व्हीकल्स में, बसेस के एरिया में ईवी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी है और आगे बढ़ रही है। जेबीएम ऑटो की बात करते हैं। निशांत आर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। निशांत, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि एज अ कंपनी यू हैव बीन आल्सो एमिंग एंड वर्किंग ईवी के स्पेस में काफी टाइम से। अब तो खैर आपका कारोबार काफी बढ़ गया है। अगर थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बताएं कि इस समय आपका ईवी डिवीजन में किस लेवल की बसेस बन रही हैं, क्या नंबर्स आपके पास आ चुके हैं जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, और आगे क्या डायरेक्शन है? So good morning. I think it's a very opportune time that we are discussing about EV because जैसे हम आज देख रहे हैं मार्केट में तो सस्टेनेबिलिटी एक प्राइम फोकस एरिया है एंड JBM ऑटो में वी आर कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी विद आवर लेटेस्ट EV टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। एंड हम लोग ईवी बसेस नहीं सिर्फ पूरे ईवी इकोसिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी as well as the operating technology we are sharing with our customers and executing for them. Easily you would see that we have not spread ourselves too thin. We are working in all key cities of India, whether you see Ahmedabad, whether you see Bangalore, you see Navi Mumbai, you see Delhi, you see Andaman and many other cities. So हमारा focus है that we focus on a few cities but we try and give them a very good service and that is our whole ideology in this scenario. And then we have started working even with different smart cities and seeing that how can we ensure that if any new city is being developed from scratch or any big city is being made smarter with the smart city deliverables, then we are an integral part of their growth story. And आपके numbers कितने हैं? How much? निशांत, let me come in over here. अभी आप बताइए कि आपने ये जर्नी करीब 3 से 4 साल में की है मेरे हिसाब से। आप मुझे बताएं कि कहां तक आप पहुंचे हैं, किस तरह के नंबर्स आप ऑलरेडी क्लॉक कर रहे हैं ईवी में, ईवी रिलेटेड बसेस में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी फेम 1 के बाद फेम 2 और फेम 2 में उन्होंने अप्रैल 19 में पॉलिसी निकाली थी विच वाज टू बी देयर टिल मार्च 22। उसको भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए टिल मार्च 24। और रिसेंटली अर्लियर दिस ईयर अब ये पॉलिसी एक कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड फॉर इलेक्ट्रिक बसेस उस सिटी को दे दी, उस कंपनी को दे दी गई है फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। और वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ 9 बिग सिटीज ऑफ इंडिया विच आर 4 million प्लस फॉर एग्जीक्यूशन, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज देन वील बी कंसोलिडेटिंग। एंड टुडे इफ यू सी दैट इन JBM we have one of the largest market share in the big cities and with the cities we are focusing on, as I mentioned earlier. And recently also we have received an order of 500 buses for in our portfolio, and we are producing 9 meter and 12 meter and few other platforms of buses based on our customer requirements for city and intercity applications. तो इसलिए हम लोग पूरा कमिटेड है ईवी के लिए एंड वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 3000 buses already in place जिससे हम अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। एंड क्लियरली हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है जहां पे हम चार्जिंग टेक्नोलॉजी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी टेक्नोलॉजी फोकस कर रहे हैं। एंड नाउ विद PLI कमिंग इन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, I think it will be a very big booster for the industry where our honorable Prime Minister has taken this vision that on the manufacturing and the supply side we become competitive and independent and self-reliant as Atmanirbhar India. And on the demand side of it also आप देखेंगे कि buses का largest allocation है FAME 2 में which has the cheapest per kilometer per passenger cost today, जो एक आम आदमी के लिए है and हम उस एक आम आदमी के लिए solutions दे रहे हैं। And clearly this is what shows
that the majority and the largest part of our OEM division, as we are going year on year, is coming from EV ecosystem. बिल्कुल, और इनफैक्ट निशांत, ईवी पेनिट्रेशन आने वाले 15 सालों में या फिर 10 सालों में हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली बढ़ भी जाएगी। एक बार इसी पर हमारे साथ स्पेशल चैट में एलकेपी सिक्योरिटीज के ऑटो एनालिस्ट अश्विन पाटिल भी बने हुए हैं। अश्विन, वेलकम टू द शो। अश्विन से हम कनेक्ट होंगे अभी इन अ वाइल, लेकिन निशांत, हम जानना चाह रहे हैं कि आप कितनी पेनिट्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ बसेस की सेगमेंट में ही बात करें, 2025 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद 15 से 25% ईवी पेनिट्रेशन है, तो कितना आप जंप या कितना इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030 तक? देखिए, 2030 तक अभी इफ आई टॉक अबाउट अ नॉर्मल ईयर, 75 to 90,000 buses are sold every year. उसमें 50% बसेस सिटी बसेस होती हैं और 50% बसेस कोचेस या इंटरसिटी बसेस होती हैं। इन माय व्यू जो सिटी बसेस है वो पहले कन्वर्ट होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो बाय 2030 इन माय पर्सपेक्टिव 60% ऑफ सिटी बसेस and or 60 to 70% of city buses and about 40 to 50% of intercity buses and coaches will convert to EV. And तब तक जो मार्केट अब 75-90,000 का है, मेरे व्यू में 2030 तक 1,50,000 बसेस का हो जाएगा। आपकी खुद की कंपनी इस डायरेक्शन में कितना बड़ा लीप ले सकती है नेक्स्ट 5 साल में? कितनी अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लॉइट करने का टारगेट कर रहे हैं, ये जो बड़ी खुलती जा रही है? Definitely we are targeting to be amongst the top 2 players in the EV bus segment and the EV ecosystem for the commercial vehicles, because हमारा जो total business perspective है that is all customer oriented, and हम लोग इसको affordable, safe and comfortable perspective में पोजीशन करते हैं। बिकॉज टुडे वी सी कि जो बसेस बिकती हैं वो बसेस बिकती हैं बिकॉज द कस्टमर डजंट हैव अ चॉइस, सो इट्स अ नीड, बट वी वांट टू कन्वर्ट दैट नीड इनटू अ चॉइस so that people are able to use this public transport as a very focused means of transportation which they really want to use. करेक्ट। साथ ही हम ये देख रहे हैं क्योंकि ईवी स्पेस बड़ा है निशांत, और सिर्फ बसेस के लिए नहीं, हम 2 व्हीकल्स 3 व्हीकल्स ये सारे सेगमेंट के लिए एक बड़ी पेनिट्रेशन देख रहे हैं, और इसमें आपको बहुत सारे इस इकोसिस्टम में दूसरी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे लिथियम बैटरीज की, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो बड़ी डिपेंडेंस उसकी इंपोर्ट पर है। लेकिन यहाँ पर हम पीएलआई स्कीम्स की आपने बात करी, इंडिया रेजिलिएंट होना चाह रहा है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो और बाहर की कंट्रीज पर हमें डिपेंडेंस कम हो। इस प्रोग्रेस में, इस सारे केस में आप देखते हैं कि 9,000 करोड़ के लिथियम इन सेल्स जो है वो FY21 में इंपोर्ट किए गए। आगे गोइंग फर्दर यहाँ पर आप किस तरह का आउटलुक देख रहे हैं? क्या हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंस कितनी रह पाएगी? आप एज अ बिग प्लेयर किस तरह की एंटिसिपेशन रख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पीएलआई एसीसी पीएलआई है, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, उसका फोकस यही है कि विद इन नेक्स्ट 2.5 years दीज फैसिलिटीज विल बी अप एंड रनिंग। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वी टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट बैटरीज, वी टॉक अबाउट न्यू केमिस्ट्रीज, तो कई ऐसी नई केमिस्ट्रीज हैं जहां पे लिथियम कंटेंट गोज लो and becomes very optimal in that case, तो उसमें वो challenges नहीं आएंगे। प्लस हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह इंडियन गवर्नमेंट भी कई अलग कंट्रीज से टाई अप्स भी कर रही हैं, जहां पे लिथियम तो इंपोर्ट होगा पर उसका प्यूरिफिकेशन एंड उसकी पूरी प्रोसेसिंग एज वेल एज जो दूसरे मिनरल्स हैं, where India is rich on those minerals, one can start using those minerals as the efficiency goes up, and solid state में तो scenario ही change हो जाएगा in next 5 years. तो this is a very dynamic market where the technology drives value. तो इसलिए it is not going to be purely lithium where the majority part of the cell technology is lithium. It will be the minority part as we go along. ऑलराइट निशांत, ET Now स्वदेश पे हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निशांत आर्या, JBM ऑटम के अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजी भी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि ईवी इकोसिस्टम इंडिया में ऑटोमोबाइल स्पेस में किस तरह से प्लान हो रहा है, पैन आउट हो रहा है और डेवलप हो रहा है। लेकिन वापस इनफैक्ट ये पूरे ऑटो सेक्टर की चर्चा हम जारी रखते हैं, एक खुशखबरी सी आती नजर आ रही है, और वो है कि जो चिप शॉर्टेज है जिसने तहलका मचा के रखा था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इनफैक्ट ये पूरा
फेस्टिव सीजन आधा तो निकल ही गया है, मारुति ये दिवाली बाकी है, लेकिन फेस्टिव सीजन की जो बेस्ट डिमांड है वो सेक्टर कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज शॉर्टेज हो गई थी चिप्स की, जो बहुत असेंशियल होती है गाड़ी के बनने में। हमने आपको ये करीब 20 से 25 दिन पहले ही उत्कर्ष चतुर्वेदी ने बताया था कि जो उनके सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विजिबिलिटी वापस आ रही है, कितनी जल्दी ये कोई पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट शॉर्टेज कब खत्म होगी, लेकिन बड़ी कंपनी जो फोरकास्टिंग करती है डिमांड, उनको विजिबिलिटी वापस आती आ रही है कि ये शायद प्रेशर थोड़ा थोड़ा ईज होता नजर आ रहा है। अब दूसरी जगहों से भी इसी तरह की खबरें आ रही है। उत्कर्ष बताइए क्या था वो आपका फैक्टर जिसने आपको ये बताया था कि मारुति जैसी बड़ी कंपनियां शायद इस मुद्दे को ईज आउट होते हुए देख रही हैं आगे चलते हुए? तो अजय करीब 25 और 26 दिसंबर के आसपास की बात है जब मारुति ने अपने वेंडर्स के साथ एक कॉल करी, और इस कॉल में मारुति ने ये कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो बेटर हो रही है और दिसंबर तक की सिचुएशन एकदम बेटर हो जाएगी। नवंबर में भी जो हमारा फोरकास्ट है वो 1,70,000 गाड़ियों का है। जब मारुति ने बात वेंडर्स को कही तो वेंडर भी थोड़े से चौंक गए, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्शन चल रही थी अगस्त की, सितंबर की, एकदम से 1,70,000 का टारगेट आ जाना वेंडर्स की भी थोड़ा सा शॉकिंग था उस समय। लेकिन ये जो दौर था उस समय विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि हर 14 दिन में, हर 15 दिन में आपका जो टारगेट था वो बदल जा रहा था। उस समय मारुति ने भी शायद सेफ साइड रहने के लिए कहा कि हमारी प्रोडक्शन 40% घटने वाली है नॉर्मल से। पर जैसे जैसे महीना खत्म हो रहा है अब ये क्लैरिटी आ गई है कि मारुति अगर 1,70 नहीं बना पाएगी तो 1,40, 1,50 के आसपास का नंबर कर लेगी, क्योंकि सितंबर के मुकाबले बहुत आगे। सितंबर में तो मारुति ने 1 लाख गाड़ियां भी नहीं करी थी और उसके आगे 1,40, 1,50 का नंबर आ जाएगा। और अब वापस से अगर आप दिसंबर की बात करते हैं तो नवंबर और दिसंबर में मारुति फिर से वो 1,60, 1,70 का जो उसका पीक का नंबर है, ये एवरेज नंबर भी नहीं, अगर 1,40, 1,50 जो है वो मारुति नॉर्मल टाइम में करती है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर क्योंकि शॉर्टेज इतनी ज्यादा है तो इसकी वजह से 1,70, 1,80 के नंबर को लेकर भी मारुति दिसंबर में, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका मतलब जो मलेशिया से हमें इशू आया, हमें सबसे बड़ा जो इशू आया था सेमीकंडक्टर का वो मलेशिया से आया, क्योंकि वहां पर चिप शॉर्टेज हो गई थी। ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर क्राइसिस था उससे तो हम जूझ ही रहे थे, लेकिन हमने काफी हद तक वहां से निकल गए थे, हमने उसको मैनेज कर लिया था। लेकिन मलेशिया की स्थिति बेहतर हो रही है। अगर मारुति जैसी कंपनी की प्रोडक्शन वापस आ रही है तो इसका मतलब है कि बाकी कंपनियां भी धीमे धीमे करके जो सप्लाई साइड है वो शायद साल के अंत तक खत्म हो जाने की। जैसे आपने कहा दिवाली तो इतनी अच्छी नहीं रह पाई, चाहे वो कंज्यूमर्स हो या कार मेकर्स हो, ना डिस्काउंट रहे ना गाड़ियां रही, तो हो सकता है कि अगले साल तक सिचुएशन वापस बेटर हो जाए। उत्कर्ष बहुत बहुत धन्यवाद ये स्टोरी ब्रेक करने के लिए, उस समय भी और अभी भी ये अपनी चर्चा करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है समझना हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर प्रोडक्शन कट 60% प्रोडक्शन कट होता है एक महीने में और दूसरे महीने में प्रोडक्शन कट 40% होता है तो एक्चुअली सुधार आ रहा है, और आगे आने वाले महीने में अगर 25% ही प्रोडक्शन कट है तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। देखते हैं कैसे ये इवॉल्विंग सिचुएशन डेवलप होती है। राजेश और हिमांशु हमारे साथ हैं। राजेश, पहला घंटा तो हो गया है बाजार में, किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अभी बन रही हैं, कुछ स्टॉक्स पे आपकी नजर? अजय जी, तो देखिए जो स्टॉक्स में यहाँ पे मोमेंट मिल रहा है उसमें यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में करेक्शन था और जो रिकवरी बनी है, हमें लगता है यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट को बाय करना चाहिए। जिस तरीके से रिकवरी हुई है हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आते हुए दिख सकता है। 853 के आसपास अभी स्टॉक फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं मैकडॉवेल के। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 880 से 890 की रेंज में। स्टॉप लॉस रखे 835 का। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया में देखें तो जो पिछले 5-7 दिन का एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे रिवर्सल के सिग्नल देते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में हमें लगता है यहाँ से जो अपसाइड बनना चाहिए वो करीब आना चाहिए 2060 से 2070 तक की। करंट लेवल पे 2016 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1990 का। तो ये दो स्टॉक्स पे हमें लगता है कि यहाँ पे ड्यूरिंग द डे अच्छे मूव आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा हिमांशु, आपने कोई आइडेंटिफाई किए स्टॉक्स आज दिन के लिए? जी प्रियंका, तो पहले तो हमने फार्मा स्टॉक्स की सुबह बात की थी। सन फार्मा, ऑरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डी तीनों ही काफी अच्छा कर रहे हैं, बने रहे वहां पर। मुझे लगता है कि टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो देखिए मुझे यहाँ पर अभी पसंद आ रहा है वो है जुबिलेंट फूड का। एक अच्छी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, और जिस तरह का आज कंजम्पशन और एफएमसीजी में एक रिकवरी, एक बाउंस देखने को मिल रहा है,
ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि एक टेक्निकल रिकवरी दिखाने के लिए तैयार है। तो 3800 के आसपास करंट भाव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3840 और 3900 रुपए तक के दो टारगेट्स के लिए आपको तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 3765 3765 का स्टॉप लॉस लगाकर जुबिलेंट फूड यहाँ पर पहला पसंद स्टॉक होगा जो मुझे पसंद है। दूसरा प्रियंका DLF पे यहाँ मेरी नजर है आज। यहाँ पर भी हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक में आते हुए देखा है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी तक जो बड़ा मूव नहीं दिखा पा रहा है, शायद अब ये उसकी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए यहाँ पर 432 435 के टारगेट्स के लिए DLF में खरीदारी करेंगे। 414 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। और फाइनली प्रियंका एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया है और जो मुझे लगता है कि बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है, वो है एस्ट्रा माइक्रो। तो यहाँ पर प्रियंका लगभग 217 रुपए के करंट लेवल्स हैं और वीकली चार्ट्स पे जिस तरह का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज यहाँ पर नजर आया है और स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाइज के आसपास काम कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक जबरदस्त अपमूव आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर खरीदारी करें, पोजिशनल तौर पर भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 230 और 238 रुपए तक के दो टारगेट्स एक्स्ट्रा माइक्रो में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है हिमांशु, एक बार आप SBI का चार्ट देखें क्योंकि मोमेंटम प्ले तो पिछले कई दिनों से था ही। SBI के रिजल्ट्स भी इस हफ्ते आने हैं। अब फिलहाल आप देखिए कि यहाँ से भी थोड़ी बढ़त बढ़ रही है। अब क्या किस तरह से सेटअप दिख रहा है आपको, क्योंकि निफ्टी बैंक इस वक्त बियर्स एंड बुल्स के बीच में या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जरूर दिख रहा है अच्छे बैंक्स में, बड़े बैंक्स में, जिनमें हमने पीछे के दिनों में कुछ मूवमेंट देख लिया है। यहाँ क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए? क्या आप कोई एडवाइस करेंगे इन लेवल्स पर अब फर्दर कोई नई एंट्री के लिए हेड ऑफ नंबर्स, प्योरली ऑन नंबर्स? प्रियंका देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर और सेटअप इस बैंक का सेटअप काफी पॉजिटिव है। हालांकि ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पिछले लगातार 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में लगातार यहाँ पर हायर हाइज बनते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी पोजीशन इन लेवल्स पे लाइट रखना समझदारी हो सकती है। और अगर आपको कोई नंबर्स के बाद कोई डिप मिलता है यहाँ पर लगभग 480 490 रुपए के जोन में, वहां पर आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फिर से एंट्री के लिए मिलता है। पोजिशनली ये सेटअप पॉजिटिव है और बिल्कुल यहाँ पर आने वाले समय में आपको हायर लेवल्स 580 600 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप इस पोजीशन में कुछ दिनों से तेजी की पोजीशन में ऑलरेडी हैं, तो मेरी समझ से यहाँ पर एक बार मुनाफा वसूल किया जा सकता है। करेक्ट। साथ ही हिमांशु, इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है ये सिर्फ जस्ट बिकॉज क्योंकि पीछे के दिनों में चल गए हैं वहां एक प्रॉफिट बुकिंग है नॉर्मल, या फिर बाजार थोड़ा जिटरी है इसके रिजल्ट्स को लेके? प्रियंका देखिए, इस स्टॉक में एक अच्छा अपमूव लोअर लेवल से देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक में 1200-1250 के ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है और हमने देखा कि उन लेवल्स के आने के बाद ये स्टॉक एक थोड़ा सा करेक्टिव मूड में आ गया है। अब अगर इमीडिएट में ट्रेंड की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1100-1110 के जोन के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो अगर नंबर से पहले या नंबर के बाद स्टॉक 1100 रुपए के आसपास नीचे आता है और वहां से रिकवरी देने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड बेटर बनता है आपको तेजी की पोजीशन बनाने के लिए। मीडियम टर्म चार्ट्स पर ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सेटअप यहाँ नहीं है, कोई ऐसा नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है। तो मेरा मानना है 1100 के लेवल्स पर यहाँ पर आपको फिर से एक बार रिस्क रिवॉर्ड तेजी के लिए अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं आज भी कंजम्पशन का, अनलॉक का थीम दिख रहा है। डेल्टा कॉर्प भी एक स्टॉक है जो ये नजर में आ रहा है। राजेश, क्या सेटअप रहेगा डेल्टा कॉर्प का? तो प्रियंका जी, पिछले दिनों में एक गिरावट जरूर देखने को स्टॉक में देखने को मिली। स्टॉक अभी भी अगर हम डेली सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, लेकिन लोअर बैंड पे जो सपोर्ट लेके स्टॉक ने पुल बैक दिया है, हमें लगता है कि ये पुल बैक में अगर ये स्टॉक 274 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो ये इसमें अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए वापस दिख सकती है, जो कि इसको 290 की तरफ लेके जा सकता है। तो अभी सेटअप के हिसाब से इसका ओवरऑल सेटअप तो पॉजिटिव है। तो 255 के स्टॉप लॉस से बाय की पोजीशन रखना चाहिए। इमीडिएट टारगेट होंगे इसके 275, देन फिर ब्रेकआउट के बाद 290 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। चलिए ठीक है, अगर बाजार के आप मोमेंटम को रीड करने की कोशिश करें कि यहाँ पर कौन से सेक्टर से आपको एडवांसेस दिख रहे हैं, तो आपको क्लियरली एडवांसेस आपको दिख रहे हैं सीमेंट पैक्स पे। लगभग 80% ऑफ द डेरिवेटिव काउंटर्स इन सीमेंट पैक आर वो सारे तेज हैं, एडवांस्ड स्टेज पे हैं। और साथ ही अगर
एडवांस और डिक्लाइन की रेशियो यहाँ बात करें तो लगभग 50 गिरने वाले शेयर के आगे कम से कम 130 बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं। तो अहेड ऑफ एक्सपायरी, अहेड ऑफ मंथली एक्सपायरी, बाजार इस वक्त कोशिश कर रहा है अपने लेवल्स को, क्रूशियल लेवल्स को मेंटेन करने की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18,200 के ऊपर आने के बाद एक्सपर्ट्स बुलिश हुए हैं। देखना होगा कि अब आगे की कितनी तेजी हम इंडेक्स पर पॉइंट्स के लिहाज से देखते हैं। फिलहाल सीमेंट पैक स्ट्रॉन्ग दिखता है। बैंकिंग में बहुत ही मिक्स्ड नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ बैंक्स हैं जो इस वक्त रिजल्ट्स के बाद एक रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ रिजल्ट से पहले रिएक्शन दे रहे हैं। कुल मिलाकर बैंक स्पेस में आपको शॉर्ट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यस, बहुत सारे की नंबर्स, उससे पहले बाजार थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में। फाइनेंस सेक्टर्स आपको एक एक्टिवली ट्रेडेड सेक्टर दिखाई दे रहा है और वहां पर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छी मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की ब्रेथ क्लियरली एडवांसेस की तरफ दिखाई दे रही है और उन सारे स्टॉक्स में एक्शन जरूर है जहां कोई ना कोई न्यूज फ्लो है। आप डॉक्टर लाल पैथलैब्स को देखें, आईआरबी इंफ्रा को देखें, यहां पर आपको सारे तौर पर न्यूज बेस्ड एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। और निफ्टी की अगर आप बात करें तो यहां पर आपको वो स्टॉक्स रिबाउंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर पीछे हमने प्रेशर देखा। एशियन पेंट्स आपको आज अच्छा लेवल्स पे दिख रहा है, तेज दिखाई दे रहा है। आपको फार्मा स्पेस से एक रिबाउंड दिख रहा है। इनफैक्ट कल हमने, अजय जस्ट टू रिमेंबर, कल हमने बहुत क्लियरली जब निकुंज से बात की थी, उन्होंने क्लियरली कहा था फार्मा स्पेस पे आप नजर रखिए। देखिए डिवीज लैब आज कितना जबरदस्त। इनफैक्ट डिवीज अगर आप चार्ट देखेंगे एक महीने का तो 5500 वाला करीब 4800 हो गया था, 4800 चला गया था। तो अच्छा खासा करेक्शन आ गया था। 50% मार्जिन करने वाली कंपनी आज तो ऑफकोर्स 2.5% ऊपर है, लेकिन एक महीने का ग्राफ निकाल के लाइए तो आपको मालूम चलेगा कितना जबरदस्त डैमेज उसके अंदर हो गया था। ऊपर में ऑलमोस्ट 5400, 5400, 5375 वाला स्टॉक नीचे आ गया था, इसलिए इसके अंदर वैल्यू बाइंग आ रही है। राजेश और हिमांशु तो हमारे साथ हैं ही। रेस्ट ऑफ द डे के लिए आपने काफी अच्छे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हिमांशु चुने, लेकिन फार्मा में क्या अच्छा लगता है आपको? अजय जी, मैंने एक्चुअली इनफैक्ट सुबह ही तीन फार्मा के स्टॉक्स यहाँ पर हाईलाइट किए थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड ऑरोबिंदो फार्मा में बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरह से स्टॉक ने एक लंबे समय 700 के नीचे कंसोलिडेशन दिया है और आज एक्सपायरी से पहले जिस तरह का मूव यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि एक इस काउंटर पे जरूर ध्यान दें। 750 रुपए तक का एक, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सो कॉल्ड मीन रिवर्जन ट्रेड एटलीस्ट देखने को मिल सकता है 700 के स्टॉप लॉस के साथ। सिमिलरली डॉक्टर रेड्डी में भी सिमिलर सेटअप है और वहां पर भी 4700 के ऊपर का सेटअप मेरे लिए काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी जरूर ध्यान दे सकते हैं 4650 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड सन फार्मा ऑफ कोर्स जो कि लीड करता हुआ नजर आ रहा है, फार्मा पैक को हाइस के आसपास बना हुआ है। इसमें मुझे लगता है कि अभी भी पेंडिंग टारगेट्स हैं 880-900 रुपए के, जो कि यहाँ पर भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो सन फार्मा तीसरा स्टॉक होगा जिसमें 820 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। कोई डिस्क्लोजर आपका? प्रियंका, जिन स्टॉक्स के बारे में भी हम चर्चा करते हैं या आज हमने चर्चा करी, हमारे क्लाइंट्स का उन सभी में निवेश हो सकता है और सिमिलर लाइंस पर हमने उनको रिकमेंडेशन दी हो। ठीक है राजेश, आपका भी कोई डिस्क्लोजर? जी, स्टॉक्स पे चर्चा करी हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज आपने हमसे ट्रेडिंग कॉल्स शेयर करी, अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे और अजय को दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार मार्केट्स पर नजर बनी रही है, कहीं मत जाएगा, बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।